बोले बिहार के इस चौथे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव हैं और इस विधानसभा चुनाव में बीते 20 साल से जो व्यक्ति मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनके सामने जो सबसे बड़े कंटेंडर इस वक्त नजर आ रहे हैं तमाम सर्वेज में, जो मुख्यमंत्री की रेस में एक नाम सबसे आगे है, वो नाम है तेजस्वी यादव का। वो तेजस्वी यादव जिन्हें राजनीति विरासत में मिली, वो विरासत जिसको प्रफुल्लित करने का काम, जिसको विरासत के तौर पर बनाने का काम किया गोपालगंज के एक गांव फुलवरिया से निकले लड़के लालू प्रसाद यादव ने। वो लालू प्रसाद यादव जो बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने पूरे कार्यकाल को बिहार का स्वर्णिम काल जब बताते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष उस काल को आज भी जंगल राज की अवधारणा से संबोधित करता है। वो लालू यादव जो रेल मंत्री रहते हुए घाटे में चल रही रेलवे को मुनाफे वाली रेलवे का दावा करते हैं, वो लालू यादव जो संसद में अपने भाषणों से लोगों को मुस्कुराने का एक मौका देते थे, वो लालू यादव जिनके ऊपर समय दर समय यह आरोप लगा कि उन्होंने नेता और माफिया का एक ऐसा गठजोड़ बिहार में खड़ा किया जिसने बिहार में कानून व्यवस्था को धाराशाही कर दिया। वो लालू यादव जो उम्र के इस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां वो अपने बॉडी लैंग्वेज में शायद ही एक्टिव नजर आते हैं, लेकिन इसके बावजूद आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। जी हां, बात हमने लालू यादव की जब की, तो आज बिहार चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने उनके जीवनी को लिखा है। वो लालू यादव जो कि प्रधानमंत्री की कुर्सी के बहुत पास तक पहुंच गए, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उस कुर्सी पर वो बैठ न सके। ऐसे तमाम किस्से कहानियां जो हैं वो आज बोले बिहार में हम आपके लिए लेकर आए हैं। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मशहूर किताब गोपालगंज टू रायसीना के लेखक, और भी कई किताबों को लिख चुके और कई जगहों पर बतौर पत्रकार अपनी सेवाएं दे चुके नलिन वर्मा सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू एनडीटीवी के साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए, बहुत हमको बुलाने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। कहाँ से शुरू करें नलिन सर, क्योंकि बहुत कुछ आपके अंदर है समेटे हुए, आपने बिहार को पूरा देखा है बीते मैं 4 दशक की अगर बात करूँ, जो राजनीति है, जो उठापटक है, और जो बिहार चुनाव, चूंकि अब दहलीज पे, सबसे पहला मैं बेसिक सवाल से शुरू कर लेता हूँ, इस बार के चुनाव को आप कैसे स्टडी कर रहे हैं? ये इस बार के चुनाव को मैं देख रहा हूँ कि ये एक ट्रायंगुलर चुनाव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक तो आपको पहले से जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस सत्ता में है, नीतीश कुमार जी 20 वर्षों से सत्ता में है, उसके जो मेन राइवल राष्ट्रीय जनता दल लेड महागठबंधन, जिसको इंडिया ब्लॉक आप कह रहे हैं, वो तो मेन अपोजिशन है ही बिहार में, उसकी सीटें भी हैं, उसके जनाधार भी हैं। और एक तीसरी जो ताकत एमर्जिंग दिखाई नहीं पड़ रही है, अभी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, प्रशांत किशोर के जन स्वराज पार्टी की। ये चुनाव तो नहीं हुआ है, मैं नहीं कह सकता हूँ कि क्या पैरामीटर्स होगा, लेकिन सर्वे में जो भी आप लोग दिखा रहे हैं तो वो उस रेस में उनकी पार्टी जो है, और चर्चा में बिहार में गया था, तो वो चर्चा में लोगों, विमर्श में लोगों में के बीच में है, 2 वर्षों से काम कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि इस बार का जो चुनाव है, अनलाइक द प्रीवियस इलेक्शंस जिसमें आपको दो ही हाँ स्ट्रेट फाइट होता है, इस बार ये ट्रायंगुलर होता हुआ दिखाई पड़ता है आज के तारीख में। हमने इंट्रो में तेजस्वी की जब बात की तो उस विरासत की बात की जो उन्हें एक हैंड ओवर की गई है। हालांकि अभी लालू यादव पॉलिटिक्स में उस तरीके से एक्टिव नहीं है, बावजूद इसके वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। शुरुआत मैं आपसे करूंगा लालू यादव की इस दिलचस्प कहानी को, आपने किताब में भी लिखा है, कई उसके पहलू हैं, कई उसमें आपने एनेक्डोट शेयर किए हैं। एक एनालिसिस के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लालू यादव की राजनीति को कैसे देखते हैं? इससे पहले कि आप उनके जुड़े तमाम किस्से कहानी हम तक बताएं, कैसे आप स्टडी करते हैं लालू यादव को? आपने क्यों किताब लिखने का निर्णय लालू यादव पर ही किया? देखिए, इसमें 2 बातें आपने पूछा। एक तो लालू यादव का एमरजेंस, कैसे राजनीति, कैसे आप एनालाइज करते हैं? हाँ, कैसे एनालाइज करते हैं? तो लालू यादव हिस्टोरिकल प्रोसेस के एक प्रोडक्ट थे। 1990 में चीफ मिनिस्टर बनते हैं। उसके पहले के बिहार को आप देखेंगे तो लगातार लंबे समय तक, कुछ ब्रीफ इंटररेग्नम छोड़ दीजिए कर्पूरी ठाकुर जी का या समाजवादी नेताओं
के आने का, तो लगातार कांग्रेस का शासन था और उसमें एक खास तरह की जो आप कह सकते हैं कि अगड़ी जातियों का वर्चस्व था जी कांग्रेस के शासन में। तो 1990 में लालू जी का आना जो था वो कर्पूरी ठाकुर की तरह आना नहीं था कि आए फिर हट गए। वो मंडल कमीशन के साथ आए जिसका एक राजनीतिक चक्र चला, व्हील टर्न हुआ हिस्ट्री का, जिसके ये बाई प्रोडक्ट, हाँ बाई प्रोडक्ट भी थे और उसके चैंपियन भी थे। उसके बाई प्रोडक्ट तो थे ही, सामाजिक सोशल जस्टिस मूवमेंट के बाई प्रोडक्ट थे, लेकिन उसको परपिचुएट भी इन्होंने किया, उसको उन्होंने कंटिन्यू किया, उसको प्रमोट किया उस मूवमेंट को। तो इस तरह से एक सामाजिक पिछड़ी जातियों को, और ख़ास करके ये एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का भी उदय उसी काल में हो रहा था भारत के अन्य भागों में, बिहार में भी आडवाणी जी का रथ यात्रा चल रहा था। उस लोग विश्वनाथ प्रताप सिंह के सरकार में वो लोग साथ था, जो कि रथ इनके अरेस्ट होने के बाद से आडवाणी जी का लालू के द्वारा तो वो किस्सा भी सुनेंगे आप। हाँ, तो विड्रॉ हो गया, तो साथ साथ उसका भी इमरजेंस हो रहा था। लेकिन लालू प्रसाद सामाजिक न्याय की राजनीति को चलाते हुए, मंडल की राजनीति को चलाते हुए भारतीय जनता पार्टी को बहुत कड़ी टक्कर बिहार में उन्होंने दिया, और सारे राज्यों में, बहुत सारे राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी इमर्ज करना शुरू हो गई। लेकिन लंबे समय तक, जो कि आज भी चल रहा है, कि भारतीय जनता पार्टी अपने इमरजेंस काल में ही वो लालू से दाव में बहुत पीछे पड़ गई। और यही कारण है कि अब तक सीएम बीजेपी वहां नहीं। हाँ, अब तक जो उन्होंने उसके इमरजेंस काल में लालू यादव बिहार में और जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने राइज किया। पहले वाजपेयी जी थे, आडवाणी जी थे, बाद में मोदी जी का काल शुरू हुआ। बट इस सारे कालक्रमों में आप देखें कि लालू प्रसाद की जो धारा है भारतीय जनता पार्टी को रोकने वाला, सेक्युलरिज्म के इशू पर, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा बिहार में, जिसके वाहक लालू प्रसाद हैं। तो सामाजिक न्याय और एंटी आरएसएस, एंटी बीजेपी जो स्ट्रीम के पॉलिटिक्स, सेकुलर पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो ये दोनों बातों के वो कॉम्बिनेशन है लालू प्रसाद। ठीक है, आप लालू प्रसाद यादव की गांव फुलवरिया भी गए और आप नरेंद्र मोदी के गांव भी गए जहां वो थे, रहे। क्या देखा आपने वहां? क्या चीजें आपको, कुछ सिमिलैरिटीज नजर आई? क्या लगा आपको? क्या एनालिसिस रहा? इस वक्त जो सत्ता के शिखर पर हैं, तीसरे टर्म में हैं प्रधानमंत्री, आप वडनगर भी गए और आप फुलवरिया भी गए। क्या रहा आपका अनुभव? देखिए, 2012 का जब चुनाव हो रहा था तो मैं गया था वहाँ पर, उनके गांव, उनके घर पर जहाँ पर रहते थे। देखिए, दो बेसिक डिफरेंस है। फुलवरिया में जब लालू प्रसाद जी सीएम बने थे तो यहाँ बहुत ही बैकवर्ड गांव था, गरीब लोगों का गांव था। वहाँ रोड, बिजली, पानी पहले ही से कुछ नहीं था। तो गांव जगह के स्तर पर नरेंद्र मोदी जी का जो इलाका है, ठीक है, वो बम्बे नहीं है और पुणे नहीं है, लेकिन फिर भी फुलवरिया के तरह का नहीं है वो जगह। प्लस लालू प्रसाद के गांव में जाएंगे तो कम्युनिटी था वहाँ पर। आपको लालू जी को जानने वाले, उनके साथ जो बचपन में खेले थे, आपको 20-25-50 आदमी से मुलाकात हो जाएगा। अच्छा। वो कहने वाले कि भाई हमारे, अब तो लालू जी बूढ़े हो गए, बहुत सारे लोग मर गए, 30 साल पहले की बात है, जब सीएम बने थे तो 20 आदमी 25 आदमी हमको घेर लिया कि लालू मेरे साथ यहाँ पर ऊख तोड़ते थे, मेरे साथ यहाँ पर गाय चराते थे, हम लोग जाके गुल्ली डंडा खेलते थे, तो हम लोग तजिया में भाग लेते थे और हम उनके दोस्त हैं। तो ये एक जो टिपिकल बिहार विलेज का जो कम्युनिटी लाइफ, लोगों का आइडेंटिफिकेशन है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको वहाँ पर ओपनली आकर के, और जो उनके दोस्त जो आते थे, कोई लुंगी पहने हुए थे, कोई गंजी पहने हुए है, तो कोई भैंस चरा रहा है, वो बता रहा है कि नथुनी यादव हैं, तो इंद्रासन है, हमको अभी नाम याद है। जो क्रॉस चेक किया आपने लालू यादव से नामों को? हाँ, सब क्रॉस चेक किया। बाद में वो लोग आता था ना लालू जी के यहाँ 90-92 में। अच्छा, जब सीएम बन गए, फिर भी वो लोग आता था तो लालू जी बैठते थे, क्या रे बेंगवा, कहाँ से आयल बड़े, ये सब बात करते थे ना। अच्छा। तो दैट वे एक वहाँ पर जा करके, उसमें लालू जी को सीएम बनने के बाद भी लालू मेरे घर का है, उसको उस तरह से लोग नहीं देखता। लालू का बिहेवियर भी इस तरह का था कि इसे लोगों के बीच में रहना, जाना वो करते थे। वहाँ मोदी जी के यहाँ जाने पर
आपको लोगों को खोजना पड़ेगा कि भाई ये आपके साथ थे या नहीं थे। अच्छा। या लोग थोड़ा संकोची थे कि भाई हम क्या बोलें नहीं बोलें। आप बहुत बातों को नहीं जान सकते हैं। लालू जी के गांव में जाने पर बहुत ओपन, अब तो लालू जी बूढ़े हो गए 75 साल के, वो जितने हम इंद्रासन नथनी सबका नाम हमको याद है। वो कौन चाचा है, इस्माइल चाचा, ये सारे लोग डेथ हो गया था जब जाके मिले थे। लेकिन वो पीपल के पेड़ के नीचे जैसे ही उनके गांव पर जाइएगा 20-25 आदमी वहाँ पर औरत मर्द सब जुट जाएंगे और बताने लगेंगे लालू की कहानी को आपको। तो इसलिए कहानी लिखने में लालू प्रसाद का हमको बहुत आसानी हुआ, इन द सेंस कि आप रेडीमेड आपको लोग कहने को तैयार हैं। और नरेंद्र मोदी जी के गांव पर जाइए, इस तरह से लोग आपको मिलेंगे नहीं, वहाँ पर खोजना पड़ेगा कहीं जा करके। तो कहीं से बात कीजिएगा तो कोई सोचे कि भाई कहाँ से ये आदमी आया है, बात करें या नहीं करें, जो कि होता है एक अर्बन जगह में। नरेंद्र मोदी जी का जो घर है वो अर्बन नहीं, अभी फिलहाल के टाइम में बिहार के से कंपैरिजन करें तो बहुत डेवलप उसमें, हाँ बहुत डेवलप्ड है। और वहाँ जो लोग हैं वो अपने बिजनेस करने वाले, एक दूसरे तरह का माहौल वहाँ पर है। इस तरह से पीपल के पेड़ के पास बैठ के 20 आदमी उनकी कथा कहानी आपको नहीं कहेंगे। आप जब लालू यादव के गांव सर पहली बार गए तो आपने क्या कुछ देखा, ये तो आपने हमें बताया। एक और कहानी बहुत प्रचलित है कि जब लालू सीएम बने तो अपनी माँ को उन्होंने कैसे समझाया कि मैं मुख्यमंत्री बन गया हूँ, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। और आप थोड़ा उसका पीछे का भी हमें बताइए कि कहाँ से उठ के लालू सीएम बने, वो जो बैकग्राउंड आपने देखा उसका रेलेवेंस, और फिर उन्होंने अपनी माँ को समझाने के लिए कि मैं मुख्यमंत्री बन गया हूँ, किसका रेलेवेंस ड्रॉ किया। देखिए, लालू यादव ने अपने माँ को समझाया वो तो अपना एक कहानी है, लेकिन लालू जी के मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद मैं खुद उनके माँ से मिलने उनके गांव पर गया था। अच्छा। तो उनको कुछ बहुत साधारण महिला थी, और उनका घर उस समय भी हम जब गए थे, जब सीएम बनने के बाद, तो झोपड़ी था वहाँ पर, एकदम झोपड़ी था, आगे कुआं था, एक खाट वगैरह रखा हुआ था जिस पर उनकी माँ ने एक गंदा सा रजाई, जिसको गुदरा गांव में कहा जाता है, उन्होंने हमको बिछा दिया मुख्यमंत्री बनने के हाँ, बाद। मुख्यमंत्री बनने के बाद। और ऐसा कुआं था कि आप थोड़ा भी इधर उधर कीजिएगा तो उसमें गिर जाइएगा। मैंने बहुत डेकोरेटेड या बहुत एम्बेलिस्ड कुआं नहीं था। और अभी भी लालू जी का घर झोपड़ी था। एक नया घर बना है, उसमें बहुत बड़ा मकान नहीं है, लेकिन एक मकान बन रहा था जो अभी बन गया है। एक ही फ्लोर का वो मकान है जो पीछे था। लेकिन लालू जी की माँ जो थी मुख्यमंत्री बनने के बाद भी झोपड़ी में रहती थी जहाँ लालू जी पैदा हुए थे, और झोपड़ी अभी भी था सीएम बनने के बाद भी। तो हमको खुद आश्चर्य लगा कि भाई ये आदमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, लालू प्रसाद जी लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं, मैंने 77 से राजनीति में पार्लियामेंट्री पोजीशन पर हैं, लेकिन इनका घर अभी भी। उसी समय हम देखे कि उनके एक भाई गुलाब यादव से मर गए बेचारे। तो वो कंधे पर हल ले करके और 2 बैलों को लेकर के और आधा लुंगी पहन करके वो आ रहे थे। मुझे कौन है, आते लालू जी के बड़े भाई हैं, वो आ रहे हैं। तो हम आई, उनको यही लगा कि हमारे बेटा के यहाँ से ही आया है। सही बात है, आपने भी हाँ, कि हमारा बेटा कैसा है। तो पूछी तो हम बताए कि आपके बेटा तो बहुत बड़े आदमी बन गए हैं, वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। अच्छा, तो वो क्या, मैंने उनको लगा कि मेरा बेटा कुछ बन गया है, लेकिन मुख्यमंत्री क्या होता है, वो कैसा बन गया है, ये उनको अंदाज़ा बिल्कुल ही नहीं था। और हमको चूड़ा, बिना भूजा हुआ चूड़ा गुड़ वगैरह दी तो हम खाए। उनसे पूछे उनके बारे में, तो हाँ वो तो बचपन में तेज़ था, बदमाशी भी करता था, ये सब अपना बताने लगी। लेकिन वो बहुत साधारण महिला थी। हमको नहीं लगता है कि लालू प्रसाद जी के समझाने के बावजूद भी वो समझ गई होंगी कि मुख्यमंत्री एज सच होता क्या है बिहार का। उन्होंने फतुहा के राजा वाला, हाँ फतुहा, ये लालू यादव का अपना अंदाज है। जैसे माँ से बोलते हैं, बूढ़े लोगों से, घरेलू लोगों से, तो उनका लिंगो इस तरह का है कि वो कम्युनिकेट कर पाते हैं। वो तो माँ ही थी। तो वो बताया कि भाई हम ये जो हथुआ राज जो है, हथुआ राज में आता था अंग्रेजी ज़माने में, गोपालगंज सिवान का जो इलाका है वो हथुआ राज में, उनका लालू जी के घर के बगल में ही वो राज था। तो बोले कि हथुआ राज से भी हम बड़ा राजा माई हम बन गिल बनी। तो अब हथुआ राज, तो उनको माँ को लगा होगा कि हथुआ राज से बड़ा कैसे हो जाएगा, वो तो राजा है। तो कहीं होंगे कि ऐसे ही बोल रहा है, ऐसे ही बोलते रहता है। लेकिन दिस इज हाउ
लालू जी कन्विंस्ड हर एंड लालू यादव बनना तो जहां तक मैंने पढ़ा कि वो सिपाही चाहते थे कि किसी तरीके से बिहार पुलिस में नौकरी वोकरी लग जाए। दौड़ में भी गए थे लेकिन शायद गिर गए थे। आपसे बात हुई होगी तो उन्होंने किस्सा आपसे ज़रूर साझा किया होगा। फिर वो पटना विश्वविद्यालय में उनका एडमिशन होना और उसके बाद से उसने पूरी लाइफ जो है वो लालू यादव की बदल दी। देखिए, लालू यादव सिपाही बनने गए थे या ये करने गए थे, ये हमको लगता है कि कहानी बहुत सही नहीं है। अच्छा। ये लालू यादव में एक, देखिए, किसी किसी आदमी में बहुत नैसर्गिक प्रतिभा होती है, जो नेचुरल गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है आदमी में, जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो उन पर अध्ययन करते हुए मैं पाया कि जो 6, 7, 8 साल के थे, कैसे सचिन तेंदुलकर 8 साल का होते ही लोगों में अब 15 साल का होकर क्रिकेट खेलने लगे। तो देखिए, बाद के मुकाम में कोई कहाँ जाए वो अलग बात है, लेकिन लीडरशिप जो क्वालिटी थी ये बहुत ही शुरू से ही इसके बीज लालू प्रसाद में थे। और जो उनके मित्रों से बात करने पर, गहन अध्ययन करने पर, उनके बारे में पर्सनालिटी को जज करने पर, वो बहुत सारे फैक्ट्स के आधार पर एम्पिरिकली स्टडी करने पर पता चलता है कि जो लीडरशिप का जो कैपेबिलिटी था उनमें, ये बॉर्न था, वो नेचुरल लीडर थे लालू प्रसाद। तो पटना आए थे, एक बैग को नहीं चले गए, अब गाँव में रहते थे, गाय चराते थे, एक छोटा सा स्कूल था, उसमें ये लोग जाता था पढ़ने, खेती बाड़ी लोग करता था। छोटे थे लालू प्रसाद, खाने पीने की दिक्कत थी, वस्त्र नहीं थे पहनने के लिए इनके घर में, साधारण के साथ गए भी तो वहाँ पर इनके भाई ले गए तो दूध वो लोग बेचता था। यादव कॉलेज वाले उसमें वेटनरी कॉलेज में रहते थे, तो उनके भाई लोग दूध बेचता था, दूध का गाय रखे हुए था, खटाल खोल करके दूध पहुँचाता था। लालू जी भी दूध बेचते थे उन लोगों के साथ, लेकिन पढ़ाई लिखाई में तेज थे। हाँ, तेज थे। तो इनको मिडिल स्कूल में पहले नाम दिखा दिया, मिडिल स्कूल में भी इन्होंने अच्छा किया वहाँ पे। तो फिर से निकले तो हाई स्कूल में चले गए, मिलर हाई स्कूल में जो बगल में था, सरकारी स्कूल था, तो उसमें पढ़े, उसमें भी उन्होंने अच्छा किया। अनलाइक हिज फैमिली मेम्बर्स या ट्रेडिशनल लीगेसी उनके परिवार का, अनपढ़ परिवार का था, ये अपने परिवार में पहले थे जो कि पढ़े और फिर बोर्ड पास किया उन्होंने। उस जमाने में 60s के दशक में, अर्ली 60s में बोर्ड पास किया उन्होंने। तब वो BN कॉलेज में उसके बाद से आते हैं और बोर्ड पास करने के पहले ही लोहा सिंह का नाटक करना और लोगों को हंसाना, ह्यूमर क्रिएट करना, विट क्रिएट करना, अर्थी लैंग्वेज इस्तेमाल करना, एडेज बोलना, मुहावरा बोलना, इसके मास्टर थे वो। तो संसद में फिर पूरी देश में संसद में तो जो लालू जी संसद में जाने के पहले ही वो काफ़ी पॉपुलर थे, स्टूडेंट लीडर के रूप में भी वो फेनोमेनली पॉपुलर लीडर थे वो। तो वो कभी घटा नहीं उनका जबान जो बोलते थे, 72 में जो बोलते थे, 71 में जो बोलते थे और 69 में बोलते थे, वो जबान वो आज भी बोलते हैं। उस तरह से एक्टिव आपने कहा कि नहीं रहते हैं, लेकिन जब बोलेंगे तो फिर उनका वही स्टाइल है। कोई भाषण पढ़ करके, कहीं पर कोई ब्रीफ करके, कोई नहीं कह सकता है कि उनका कोई भाषण लिखने वाला है, तो कोई उसको क्यूरेट करने वाला है। तो ऐसे ही बोलते हैं वो। थोड़ा और आगे आते हैं, लालू यादव और राबड़ी देवी की शादी जो है वो कैसे हुई और उससे जुड़ा कोई किस्सा आपके पास हो कि क्या क्योंकि लकी चार्म बाद में हमने देखा लालू ने कई मौकों पर राबड़ी को कहा और फिर वो मौका भी पूरे विश्व ने देखा कि जब अपने बाद किसी को कुर्सी दे रही थी तो उन्होंने राबड़ी देवी को दी। उसके बारे में मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, लालू यादव की जो शादी हुई तो पेरेंट्स ने उनके उस जमाने में शादी तय कर दिया, उसमें आंदोलन में थे यहाँ पे स्टूडेंट मूव। तो इतना ही कहानी है कि ये उस जमाने में लड़के को के पसंद से या उसके टाइमिंग से शादी नहीं होती थी। एक हो गया कि भाई अब बड़ा हो गया, शादी करने का टाइम इसका आ गया, बड़े भाई का शादी हो गया, इसका शादी होना है, तो पेरेंट्स जो है वो शादी तय कर देते थे। बगल में ही गांव है, सलार कला, राबड़ी जी का गांव, उनके माँ से भी हम मिले हुए हैं। अच्छा। तो लालू जी की सास से तो उनका नाम भी इनका नाम मरछिया देवी था, उनका नाम मरजिया देवी था। तो उनके राबड़ी जी के माँ का नाम भी सिमिलर नेम थे। उनसे भी मैं मिला हूँ पहले जा करके। तो खैर वो तो अलग बात है। तो बगल में ही गांव था, तो वो भी लोग यादव था, भाई शादी तय हो गया। जब शादी लेकिन तय हो गया तो लालू जी गए शादी में, लेकिन वो गौना जब हुआ, मैंने 2-3 साल के बाद से फिर शादी हो जाता था, तो उसके बाद से तुरंत पत्नी नहीं आती थी। बिहार में ये परंपरा थी पहले कि तुरंत जो है
वो लड़की की विदाई नहीं होती थी। तो जब इनका गौना वगैरह हुआ तो घर पर आई तो लालू जी गए उसमें, लेकिन गौना के दूसरे ही दिन ही आने लगे। तो राबड़ी जी से कहा कि भाई हमारा आंदोलन पूरा, लोग बोले कि शादी करके भाग गया, हम देखो आंदोलन में हम हैं, विद्यार्थियों का इतना बड़ा मूवमेंट हो, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट हम लोगों ने लॉन्च किया है, कांग्रेस के, हाँ जेपी मूवमेंट में हम हैं, उसमें हम बहुत बड़े नेता हैं, हम नहीं जाएंगे तो उसमें बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि हम उसके नेता हैं, इसलिए तुमको यहीं पर रहना पड़ेगा और हम जा रहे हैं। ठीक है। तो अब राबड़ी जी तो घर की महिला थी, लड़की गांव की थी, आई, उनके अंदर क्या बीता होगा जी तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये एक साधारण बात नहीं है कि आपकी शादी हो और तुरंत आप चले जाइए वहाँ से पत्नी को छोड़ कर। बाद में एमपी बने चाहे कुछ बने तो गई होंगी, लेकिन उस घर में अपने घर से निकल के लालू जी के पास इनके एब्सेंस को राबड़ी जी को बहुत दिन तक झेलना पड़ा, और उन्होंने साथ दिया। इसलिए कहते हैं कि अब वहाँ से चले तो आए, लेकिन आने के बाद से राजनीति में उन्होंने बहुत अच्छा किया। 77 में यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंडिया में बने और बहुत बड़े मार्जिन वोटों से बने, काफ़ी पॉपुलर लीडर हुए। तो बाद के दिनों में जो अच्छा हस्बैंड होने का सुख सुविधा मिलता है वो राबड़ी जी को मिला, और लालू जी भी लकी इन द सेंस रहे कि राबड़ी जी इनके जीवन में आई, उसके बाद से राजनीति के आगे ही बढ़ते चले गए, इसीलिए लकी चार्म बोलते हैं। अब हमने राबड़ी देवी की बात की, अब हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स के उस दौर में हैं जहां लालू यादव जो है वो पटना छात्र संघ के अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं, और उनके कंटेम्प्रेरीज के बहुत सारे जो लोग थे वो फिर बाद में उनके पॉलिटिक्स में या तो राइवल बन गए या तो वो उनके जूनियर बन गए। नीतीश कुमार से पहली बार कब मिलते हैं लालू प्रसाद यादव, और कैसी दोस्ती लालू और नीतीश की रही, ये मैं आपसे थोड़ा समझना चाहूँगा सर। बहुत घनिष्ठ दोस्ती रही। ये नीतीश कुमार जी इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, अच्छा, और लालू प्रसाद जी बीएन कॉलेज में थे। बाद में लॉ किया उन्होंने, लालू प्रसाद जी ने, तो फिर लॉ में भी चले गए। लेकिन ये लोग आते थे वही जयप्रकाश जो सोशलिस्ट धारा है उसी से ही दोनों आदमी आते थे। देखिए उस काल में और लोग भी उनके मित्र थे उसी यूनिवर्सिटी में, सुशील कुमार मोदी जी भी थे, रविशंकर प्रसाद और सारे लोग, हाँ शरद यादव मध्य प्रदेश में थे। तो ये सारे लोग जो थे तो वो एबीवीपी से आते थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आते थे। तो हालांकि जेपी मूवमेंट में जो आंदोलन चला उसमें सब लोग साथ ही थे, लेकिन लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी एक सोशलिस्ट स्ट्रीम से आते थे। जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, मैंने उसी स्ट्रीम से आते थे। दोनों बैकवर्ड क्लासेस के थे, एक कुर्मी थे, यादव थे। तो वैचारिक एक, ऑफ कोर्स नीतीश कुमार जी के बोलने का अंदाज डिफरेंट है, मेजर्ड है और डिफरेंट है। वो भी बहुत इम्प्रॉम्प्टू सा साउंड होता है, वो भी बहुत लगता है कि वो खुद से ही बोल रहे हैं, कोई नहीं, वो रीडर और बहुत अच्छे भाषण लिखने वाला नहीं है। अभी तो तबीयत खराब हो गई है, लेकिन बहुत अच्छे वक्ता रहे हैं, बहुत मेजर्ड टोन में बोलने वाले रहे हैं, सारगर्भित बात बोलते रहे हैं। और लालू प्रसाद जी के पास विट्स और ह्यूमर, पॉपुलर होने का बहुत सारे तरीके थे, लेकिन वैचारिक स्तर पर दोनों में बहुत ही घनिष्ठता थी, और ये घनिष्ठता लंबे दिनों तक चली। 1990 में हमको याद है कि जब लालू जी मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय केंद्र में ये एग्रीकल्चर में डिप्टी मिनिस्टर बन गए थे विश्वनाथ प्रताप सिंह के ज़माने में। तो इतने क्लोज थे कि लालू जी के मंत्रिमंडल में हम लोग यंग रिपोर्टर थे, आप लोगों की तरह नए थे, तो हम लोग नीतीश जी से पूछते थे कि भाई कौन कौन मंत्री बन रहे हैं, एज इफ कि हम लोगों को लगता था कि ये जरूर जानते होंगे कि मंत्री लालू जी किसको किसको बनाएंगे। और बहुत सारे इशू पर लालू प्रसाद जी उनसे बहुत कॉन्फिडेंस लेते थे, बहुत घनिष्ठ मित्र ये दोनों थे। ये मित्रता आपको 77 से लेकर के 1994 जब नीतीश कुमार जी अलग हो गए, 1994 से 96 के बीच समता पार्टी बाद में बनाया, फिर भारतीय जनता पार्टी के पास गए, तो मुझे नहीं लगता है कि व्यक्तिगत रूप से दोनों, क्योंकि देखिए जब आप फ्रेंड होते हैं ना तो बहुत सारे प्राइवेट मोमेंट्स और इंटीमेट मोमेंट आप शेयर किए होते हैं। करेक्ट। तो वो व्यक्तिगत रूप से हमको अभी भी डिस्पाइट ऑल सेड एंड डन लगता है कि उनका व्यक्तिगत इक्वेशन उन दोनों का होगा इमोशनल लेवल पर, लेकिन रास्ते अलग हो गए थे, हो गए हैं। तो उसमें एक दूसरे का अपोनेंट है, राजनीतिक अपोनेंट है।
लेकिन दोनों आदमी के साथ ये बात है, लालू प्रसाद जी के पास खास कि आप राजनीतिक अपोनेंट कितना हो बड़ा हो ये, लेकिन आप उनके साथ काम किए हैं तो व्यक्तिगत रूप से वो बिटरनेस बिल्कुल ही नहीं रखते हैं। और शायद क्या यही वजह रही कि कई बार जो नीतीश कुमार ने यू टर्न लिया तो उतनी सुलभता से उस कैंप में उस धड़े के साथ उन्होंने बातचीत करके सरकार बना ली। वो जो पर्सनल रिलेशंस थे वो इस बड़ा फैक्टर प्ले उसने किया होगा शायद नीतीश कुमार को उस तरफ ले जाने में। बहुत बड़ा जरूर किया होगा, इसलिए कि जैसे लालू प्रसाद जी से नीतीश कुमार को बहुत वार्ता नहीं करना पड़ता है ना। अच्छा, ये एक दूसरे का एक भावनात्मक संबंध उन लोगों के साथ, इस अनएक्सप्लेन लोगों को होता है कि भाई कैसे बार बार यू टर्न हो जाता है, चले आते हैं फिर जा करके। लेकिन देखिए वो रूट्स आदमी को जल्दी भूलता दिमाग से नहीं है ना। तो उस वे में उन लोगों को मैं अभी भी लालू प्रसाद जी को बहुत बार मैंने टटोला है उनकी किताब लिखने के क्रम में, लेकिन भावनात्मक स्तर पर अरे जो छोटा भाई, मैंने वो नीतीश कुमार को उस तरह से बिटर तो बिल्कुल उनके लिए किसी भी अभी भी नहीं है। वो ये जान लीजिए इस बात को। पॉलिटिकल राइवलरी है, पॉलिटिकल राइवलरी है, उसके रास्ते अलग हैं, लेकिन वो बिटरनेस जो लालू प्रसाद जी के, नीतीश कुमार जी से तो मेरी मुलाकात 7-8 साल हुए हो गया, इनकी तबीयत भी इधर ठीक नहीं रहती है। नीतीश कुमार जल्दी मिलते नहीं है किसी से। नहीं, नीतीश कुमार भी ऐसी बात नहीं कि हाँ लालू की तरह औघड़ बाबा नहीं है कि कोई गया मिल लिया उनसे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनएक्सेसिबल नहीं रहे हैं। वो भी एक सिस्टम से मिलते थे लोगों से। इधर तबीयत खराब हो गया है या अब लोग बता रहे हैं कि मानसिक स्थिति जो भी कहिए तो रिजर्व हो गए हैं, लोगों से नहीं मिल पाते, नहीं मिल, लेकिन नॉर्मल वो भी लोगों से मिलते हैं, ओपन आदमी है, ऐसा नहीं है। ठीक। 90 के दशक में बतौर मुख्यमंत्री जब लालू यादव पटना की सड़कों पर औचक निरीक्षण के लिए निकल जाते थे तो प्रशासनिक महकमा जो था वो घबरा क्यों जाता था सर? घबरा इसलिए जाता था ना कि लालू यादव एक ऐसे नेता थे कि ये सडन कोई काम करते थे, औचक निरीक्षण नहीं करते थे। मान लीजिए कि जू में चले गए, ये आपको म्यूजियम में चले गए, तो म्यूजियम में चले गए तो भाई म्यूजियम वो नहीं देख रहे हैं, देखे कि भाई ये गंदगी कहाँ जुटा हुआ है, यहाँ पर इतना पाइल कैसे जमा हो गया गंदगी का, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला क्या कर रहा है। फिर से बोले कि भाई यहाँ पर कौन घूम रहा है इसे वैसे। अब मान ली हैट अपने लगाए हुए हैं, छड़ी लिए हुए हैं, अब पता चला कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पहले से तो उसको इंटीमेशन है नहीं कि सीएम वहाँ जाने वाले हैं। अच्छा, कार्यक्रम एक वेन्यू में फिक्स है। हाँ, वो वेन्यू छोड़ के हर जगह कहीं कार्यक्रम उनका फिक्स ही नहीं होता था ना, अपना कहीं चले गए। अब कहीं सीएम चले गए तो फिर प्रोटोकॉल है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उस जिले में, तो उसको दौड़ना पड़ेगा। अब वो डिस्ट्रिक्ट में से बोले कि भाई कहाँ ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले कहाँ ये गंदगी लगा हुआ है म्यूजियम में, देश दुनिया के लोग देखने आते हैं, ये साफ कराओ इसमें। अब सारा चले आ रहे हैं आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले, इसलिए अफरा तफरी उनके मीटिंग्स में ऑलवेज आपको दिखाई पड़ेगा एक तरह से, जिसको आप क्या कहिएगा, उसको बाहर से देखने पर वो अनारकी लगेगा, लेकिन ऐसे ही वो थे, कोई प्रोग्राम से नहीं चलते थे उनके जिहन में। कोई उस दौर का किस्सा सर आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? वो कहीं गए निरीक्षण के दौरान? कहीं गए, होता क्या था कि गांव में जाते थे, गांव में हेलीकॉप्टर से चलेंगे और किसी अधिकांश गरीब दलितों के गांव में उतर जाएंगे तो ऐसा बहुत सारे जगहों पर हम गए हुए हैं। अब उतर जाएंगे तो वो तो दलित के गांव है, सीएम क्या वो दारोगा को देख कर उसमें भागता था सब आदमी की भाई। अब उसके बाद से बोले कि भाई किसके यहाँ क्या बन रहा है, मछली मारो इसमें। तब गांव के कुएं में आदमी सारा जुट गया, मछली मारने लगा, सब कुछ इस तरह से होने लगा। अच्छा। खाना बनाओ यहीं पर खाएंगे हम। सीएम रहते हैं, रोज का ही काम उनका था। और वो चले जाएंगे, उसको ऐसे खाना बनाओ, ये कौन ढोलक बजाने वाला है तो ढोलक बजाओ। फिर अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, सारे लोग जुट जाएंगे और लोगों को भी लगेगा कि भाई ये तो भगवान ही मेरे पास आ गया, कोई सीएम इस तरह से आकर के हमारा खाना लोगों के बीच में रहना, दुख सुख पूछना। तो इस तरह से वो जहनियत तौर पर मास लीडर हैं वो। और इस तरह का एक्सपेरिमेंट कोई सीएम आपको किसी बिरले राज्यों में भी इस तरह से नहीं करता होगा। तो दैट वे ही वाज मोर अ पर्सन ऑफ हार्ट, जो इमोशनल रिस्पॉन्स उनका होता था, जिसको आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते थे कि भाई ये क्या कब कैसे करेंगे। मान लीजिए कि उसे लौट रहे हैं, गाड़ी पर बैठे हुए हैं, देखे कि भाई रोड पर लोग, जाड़े का दिन है, ऐसा हमने देखा है, रोड पर लोग सोए हुए हैं, पेड़ के नीचे चाहे कहीं रोड के किनारे गरीब लोग हैं, तुरंत बोले कि
कैसे सोया हुआ है, आग जलाओ। अब सीएम जब बोलेगा आग जलाओ यहाँ पर, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसपी पूरा कहीं से उसका जुगाड़ करेंगे ना कि भाई अब वो आग तापने लगेंगे, वहाँ 20 आदमी जुट जाएगा। अब सबको कंबल बांटो, अब वो कंबल लाना शुरू करेंगे कहीं से, तो भाई इसमें गड़बड़ी के भी बहुत सारे चांस हो सकते हैं, लोग फायदा उठा सकते हैं इसका। बट दिस वॉज हाउ लालू प्रसाद हुआ। जिस तरह का आसानी से ऐसा लालू प्रसाद बनना प्रयास करके संभव नहीं है। जब हम अब उनके मुख्यमंत्री काल की बात करें तो ये तो हमने वो औचक निरीक्षण वाला लालू यादव देखा। लालू यादव के आप पूरे टेन्योर को अगर सर देखते हैं, कौन सा टेन्योर आपको लगा जिसमें बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने कई ऐसे काम किए जिन्होंने उनको एक रिकग्निशन जो है वो दिलाई एक सीएम के पॉपुलैरिटी के तौर पर? आप उनके अगर 2 टर्म शायद वो खुद सीएम रहे, उसके बाद राबड़ी जी और फिर जीत के वो दोबारा आए, किस टर्म को आप देखते हैं? कौन से ऐसे फैसले आपको लगता है जो लालू यादव ने लिए, जो क्योंकि आज भी बिहार की राजनीति में लालू यादव के द्वारा लिए गए फैसलों की चर्चा जो है वो समय समय पर इस 2025 में भी होती है? देखिए, सबसे बड़ा जो फैसला था, एक तो पैन इंडिया लेवल पर मंडल कमीशन था जो बिहार में बहुत इफेक्टिवली उन्होंने लागू किया 1990 से 95 के बीच में, पहली बात। दूसरी बात कि जिसको लोग नोटिस नहीं करता है, पहले भी इंदिरा आवास योजना आज का मैंने प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम का योजना आज का नहीं हो, 80s का है, इंदिरा गांधी के टाइम में शुरू हुआ था आपको। तो होता क्या था कि लोगों के घर जो थे इंदिरा आवास के तहत किसी आइसोलेटेड एरिया में किसी दलित का घर बनवा दिया, उसमें कोई रह नहीं रहा है, उसके बड़े ऑक्यूपेशन के लायक नहीं रहता था, लोग जाते नहीं थे उसमें, और उस तरह सरकारी खजाने का लूट हो गया कि उसको फायदा भी नहीं मिला। लालू यादव ने पॉश एरिया में गरीबों के घर बनवाना शुरू किया। जैसे आपको पटना में जाएंगे तो आशियाना नगर में, राजेंद्र नगर में, वहां पर दलितों के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग उन्होंने बनवाना शुरू किए। गांव में भी ऐसे जगह पर हजारों मकान उन्होंने बनवाया जो कि लिवेबल एरिया में बनवाया। उसमें इन्हें देखा कि कहाँ पंडित जी रह रहे हैं, कहाँ ब्राह्मण रह रहा है, कहाँ वो बेस्ट जो जगह था उसमें उस घर को बनवाया। और नॉर्मली आप देखिएगा बिहार में या उत्तर प्रदेश में दलित गांव में जाइएगा तो आइसोलेटेड रहता है कि ये पंडित जी लोगों का गांव है, टोला बटा होता है। और नॉर्मली जो दलित के टोले होते हैं वो किसी गंदे इलाके में, आइसोलेटेड इलाके, इंदिरा आवास भी जो बनता था उन लोगों के लिए तो और आइसोलेटेड इलाके में पदाधिकारी लोग बनवा देता था, जो कि वहाँ के 60 गांठ तक कहीं बन जाता था, जो कि लिवेबल नहीं होता था। लालू यादव का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि 90 से 95 के बीच में हजारों, हमारे पास अभी रेडीमेड स्टेटिस्टिक्स तो नहीं, किताब में मैंने लिखा हो कि हजारों अक्रॉस द स्टेट उन्होंने आवास इस तरह से बनवाया और अच्छे इलाके में बनवाया। और राजेंद्र नगर में आपको पटना का जो पॉश इलाका है, आशियाना नगर में, एक्साइज कॉलोनी के बगल में कोई दलित बस्ती बनवा दे, ये पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। उस 90 के काल का विरोध भी होगा इसका, उस टाइम विरोध होता ही था ना। मंडल कमीशन के अब तो बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई वहाँ चलती ही थी, उसका रूप दूसरा था। लेकिन ये ने बोल दिया तो कौन ही टालेगा। नहीं, मैंने लड़ाई होती थी लोगों को कि भाई ये गंदे लोगों को बसा रहे हैं, एनार्की क्रिएट कर रहे हैं साहब, ये सब गंदा हमारे कूड़े पर घर पर फेंक दे रहा है। मान लीजिए कि नीचे किसी एक्साइज ऑफिसर का मकान है, ऊपर दलित का है, तो भाई सुअर चरा रहा है तो अपने चीज़ों को लेके जा रहा है, सुअर पाले हुए है, बकरा पाले हुए है, तो वो फेंक फाक करेगा तो गंदगी तो वहाँ फैलेगी। तो चूंकि दे डील विद द डर्ट, तो शिकायत रहती थी कि भाई ये पूरे मोहल्ले को गंदा कर रहा है, यहाँ पर रोड पर गाय चरा रहे हैं। तो फिर मान लीजिए कि गाय वाले थे, सब्जी वाले थे, तो अच्छे अच्छे जगहों पर रिक्शा चलाने वाले थे, शेड रोड पर लालू ने बनवाया उसको कि भाई रिक्शा चलाते हैं तो ये जानवर तो है नहीं, बारिश होता है तो भीगते हैं, धूप होता है। तो जहाँ हनुमान मंदिर था, जहाँ पर अच्छे अच्छे जगह थे, वहाँ पर अच्छा रिक्शा वालों के लिए उन्होंने शेड बनवाया। ये रिवोल्यूशनरी स्टेप थे उस जमाने में। तो आप जो रिक्शा चलाने वाले कौन लोग होते हैं? गरीब लोग होते हैं, डिप्राइव्ड लोग होते हैं। तो इस तरह से और कॉन्फिडेंस देते थे कि देखो भाई ये तुम्हारा राइट है, ये नहीं कि तुमको हम कोई कृपा कर रहे हैं, कोई मुफ्त में तुमको हम दे रहे हैं। ये सरकार को और शासन को हम तुम्हारे मालिक हो, और हमको तुमने बनाया इसलिए कि तुम्हारी हम रक्षा करें, तुम्हारा देखभाल करें, इसलिए अपने ड्यूटी की तरह कर रहे हैं। और ये ऑफिसर लोग जो है वो सर्वेंट हैं, ये तुमको सर्व करने के लिए बहाल किए गए हैं। तो अपने ताकत को समझो।
तो इस तरह से लोगों में जो जागरूकता, जो जिसको आप कहते हैं कि वही एफर्मेटिव एक्शन ले करके, तो मकान को बनवा करके, लोगों को ये रिक्शा वालों का जगह बनवा करके, घरों को बनवा करके, प्लस बोलते थे कि ये चरवाहा स्कूल, उतना ये नहीं हुआ, ये पहलवान स्कूल बनवाते थे कि भाई गाय भी चराओ, स्कूल में भी आके पढ़ो। अच्छा। तो लोगों को प्रवृत्त किया, जहाँ जाते थे बोलते थे कि गाय चराने वाले, वो भैंस चराने वाले, वो बकरी चराने वाले, सुअर चराने वाले, पढ़ना लिखना सीखो। ये स्लोगन देते थे कि जाके चरवाहा स्कूल में पढ़ो, ये तुमको बकरी भी चराते रहो, पढ़ते भी रहो। तो एक तरह से एडुकेशन के लिए उन्होंने इंस्पायर किया, जो उस कालक्रम के कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो बहुत रिवोल्यूशनरी था ये। ठीक है। चूंकि आप अभी हम बात कर रहे थे कि उन्होंने हक दिया उन लोगों को, एक वॉइस दी। एक अभी चुनाव चूंकि बिहार में इस साल होना है, तो आरजेडी के एक विधायक हैं, उन्होंने एक बार फिर से उस नारे को दोहराया जिस नारे को लालू यादव ने गढ़ा, और उस नारे के जरिए ही वो बिहार की सत्ता में उस शीर्ष पर काबिज हुए। वो था भूरा बाल हटाओ का नारा। ये नोवोरिचे कोई आरजेडी के नेता होंगे। लालू यादव ने कभी भूरा बाल, उसको 50 बार उसी समय जब पेपर में कहीं छप गया, उसमें टीवी का जमाना नहीं था और इंटरनेट का तो था ही नहीं, तो लालू यादव ने कभी इसको कहा ही नहीं था। मतलब आप कह रहे हैं कि ये भूरा बाल हटाओ लालू यादव का नारा नहीं कभी नारा नहीं है, बल्कि ये नारा किसी पेपर में छोटा सा छप गया। तो लालू यादव ने पार्टी के लोगों को, महावीर प्रसाद जाबिर हुसैन उस समय के जो तत्कालीन नेता थे, मीटिंग बुलाया, बोला कि भाई ये क्या छप गया, इस तरह से हम बोलते हैं, हम तो ऐसे आदमी है नहीं कि प्राइवेटली कोई बात बोलते हैं, हम तो बोलते रहते हैं, भाषण देते रहते हैं। कोई सुना है इस बात को कि हमने बोला है? कहीं उनका क्लिप नहीं कि लालू यादव। अच्छा, ये कहीं क्लिप नहीं है, कहीं ऑन रिकॉर्ड नहीं है, किसी चुनावी सभा में कही गई बात नहीं। फिर कैसे है सर ये किसी ने गलती षड्यंत्र के साथ छाप दिया, किसी जर्नलिस्ट ने, ये जो भी कही मैंने छप गया कहीं पर। तो लालू यादव बहुत खफा हुए इस बात पर, कैसे छप गया। लोगों ने राय दिया उनको कि आप मुकदमा कर दिए, लेकिन लालू यादव ऐसा मिजाज के आदमी नहीं कि अखबार पर मुकदमा करो। तो खंडन किया क्या? खंडन भाई आप जाके पूछते, उसका जिस दिन छपा था ना, उसमें हम लोग गए थे। हम लोग गए तो लालू यादव हम ही लोगों पर बिगड़ गए कि ये कैसे छप गया भाई, क्या तरीका है, हमने कहा है क्या, कहीं आप लोगों ने सुना है इस पर? तो उन्होंने कई बार खंडन किया, लेकिन अब अपोनेंट होते हैं इसको चला देते हैं ना। लेकिन उनकी राजनीति सर इसी के खिलाफ तो थी। राजनीति इसके खिलाफ नहीं थी ना, राजनीति तो मंडल कमीशन उस तरह से देखिएगा तो मंडल कमीशन तो बैकवर्ड क्लासेस को 27% रिजर्वेशन देने की बात थी, जिसके अगेंस्ट जो थे अपर कास्ट के लोग थे ही। तो पॉलिटिक्स उनको सोशल जस्टिस था ही, लेकिन ये नहीं था कि अब राजपूत को खत्म करो और भूमिहार को खत्म करो। ये जो इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात आती है, इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी, उसके लिए मंडल कमीशन था। तो उस रूप में तो बैकवर्ड फॉरवर्ड का मूवमेंट वहाँ पर हुआ, कर्पूरी ठाकुर के टाइम में भी हुआ था। तो उस मूवमेंट के ही वाहक थे। लेकिन जाति चुन करके कि भूरा बाल में भूमिहार को, राजपूत को, ये मनगढ़ंत बात थी, इसको कभी नहीं कहा था। जो आरजेडी के विधायक कहे होंगे ना, हमको पूरा विश्वास है कि उनका पूरा क्लास लिए होंगे लालू प्रसाद बुला करके, और पार्टी ने उसको तो डिसोसिएट कर ही लिया होगा। और उन्होंने बहुत गलत काम किया। आरजेडी का ये नारा नहीं है, ये नारा नहीं ना। ठीक है। एक चीज और सर, हम चूंकि अब लालू यादव के मुख्यमंत्री टेन्योर की बात कर रहे हैं, उस 90 के दशक की बात कर रहे हैं, इसी 90 के दशक में जो लॉ एंड ऑर्डर था बिहार में, उस लॉ एंड ऑर्डर की वजह से आज 2025 में भी एक टर्म है जो चुनावी सभाओं में जो बीजेपी हैं, जेडीयू हैं, इनके नेता बार बार इस्तेमाल करते हैं। और आज जब नीतीश कुमार की कानून व्यवस्था को लचर बताया जाता है, तो उसमें भी उस टर्म का ही रेलेवेंस ड्रॉ किया जाता है, वो है जंगल राज का। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये भी एक बनाई हुई कहानी है। रहा सवाल लॉ एंड ऑर्डर का, आप जर्नलिस्ट हैं, अगर आज के बिहार को देखेंगे ना, आज जो बिहार में हो रहा है, बहुत ही खराब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। मर्डर, हत्या आए दिन बिहार में हो रहा है, जो बहुत खराब है। इसका होना अच्छी बात नहीं है। मैं एज ए जर्नलिस्ट हमेशा उस काल को मैंने कवर किया है, तो मैं कहता हूँ तो आप क्या कह रहे हैं, वो जंगल राज नहीं था? नहीं, बता रहे हैं आपको, उसकी कहानी बता रहा हूँ मैं। आज जो हो रहा है, उस समय भी किडनैपिंग, फॉर रैंसम, मर्डर, ये सब मसकर, ये सब हो रहे थे। ये रियलिटी है, उस काल का रियलिटी है, उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो जंगल राज की कहानी है, ये पूरा एक कॉक एंड बुल स्टोरी है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि 97 के जुलाई की घटना है, इसी महीने की घटना है। 97 में उस समय लालू प्रसाद जी जेल में चले गए थे। ये आपको फॉर्डर स्कैम के कनेक्शन में चार्जशीटेड हो गए थे, जेल में चले गए थे। राबड़ी जी
मुख्यमंत्री बन गई थी। राबड़ी जी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटिव नैक नहीं था, घरेलू महिला थी, बच्चे रेज करने में, किचन देखने में, इसी में रहती थी। लालू प्रसाद ने अपने काल में उनको राजनीतिक एक्टिविटी नहीं था, वो कुछ जानती नहीं थी, उनको मालूम नहीं था। और उनका जो ऑल नोइंग हस्बैंड, ऑल पावरफुल हस्बैंड जिसको मैंडेट था, वो जेल में चले गए। ठीक है। उस काल में हुआ क्या कि बहुत बारिश हुई इस जुलाई के महीने में, अच्छा। और पटना में वाटर लॉगिंग भयंकर हो गया, लोगों को बहुत परेशानी हुई। किसी ने पीआईआर पटना हाई कोर्ट में फाइल कर दिया। पटना हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सेक्रेटरी और सारे कंसर्न्ड ऑफिसर्स को बुलाया, और जज ने कहा उसमें ओरल ऑब्जर्वेशन में कि ये क्या है, जंगल राज है क्या। उसने उस पदाधिकारियों को कहा कि जंगल राज, मैंने रिपोर्ट किया है कि जंगल राज है क्या, आप लोग क्या कर रहे हैं। मैंने दे हैड एब्डिकेटेड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पटना में लोगों के सिविक इशू पर ट्रबल बढ़ा हुआ है, क्या हो रहा है भाई। और लालू जी तो जेल में थे, तो भाई राबड़ी दी नई बनी, उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो कोर्ट को लगा कि ये बेलगाम हो गए हैं पदाधिकारी, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन कहीं ना कहीं से वीक हुआ, अपना काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए चीफ सेक्रेटरी को और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सेक्रेटरी को और कंसर्न ऑफिसर्स को उसने डांटा और एडमोनिश किया, और कोर्ट ने कहा कि ये जंगल राज है। ये पेपर में भी स्ट्रिक्टली उसी तरह से छपा, मैंने स्टेट्समैन में रिपोर्ट किया था जैसा कोर्ट ने कहा था। बाद के दिनों में उसी समय सुशील मोदी जी बहुत ही पावरफुल भी लीडर थे, पॉपुलर थे, मीडिया से भी थे। अब जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते थे, और लालू जी काउंटर करने के लिए थे नहीं बाहर, वो तो जेल में थे, तो सारे डिस्कोर्स में, सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सारे भाषणों में जंगल राज, कोर्ट ने कह दिया है जंगल राज, तो इसको जनरलाइज कर दिया। उसी समय से ही नाराज चला गया। मैं कभी नहीं कहता हूं कि उस समय लॉ एंड ऑर्डर बहुत आइडियल। इस पे हम बात करेंगे सर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो नीतीश सरकार में कानून व्यवस्था है, जैसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं लॉलेसनेस के। अब मैंने इस दौर के कई जर्नलिस्ट से जो उन्होंने उस दौर को भी देखा है, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा नहीं, आप इसको जंगल राज नहीं कह सकते, क्योंकि हमने वो दौर देखा है जहां 90 के दशक में मिस पटना रही एक जो महिला है, उनके साथ क्या हुआ, चंपा विश्वास की कहानी मुझे उन लोगों ने बताई। तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि जब लालू यादव जेल में थे तो बिहार सरकार चला कौन रहा था। दो भाइयों का जिक्र होता है, उनसे जुड़े जो किस्से कहानियां हैं आपके पास। आपको देखिए, इस सवाल आपका बहुत अच्छा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप, हमको लगता है कि इंडिकेट शिल्पी जैन के केस को, जिनका रेप मर्डर केस आप बोल रहे हैं, और उस समय तत्काल जो केस हुआ, जिस लोग को का नाम दिया गया, जो हुआ, आप उसको इंडिकेट कर रहे हैं, जंगल राज से इक्वेट कर, मैंने उसको जोड़ा जा रहा है। आप बताइए कि पापिया घोष जो थी, बहुत बड़ी एकेडमिक थी, प्रोफेसर थी, हिस्टोरियन थी। शिल्पी जैन की तो चर्चा होती है, वो हत्या कब हुआ था पटना में। और पापिया घोष जो कि जिनके पूरी फैमिली यूनाइटेड स्टेट्स में है, उनके फादर आईसीएस थे, उनके ब्रदर आईएएस ऑफिसर बिहार में थे। अपने एक्सेलेंट पटना सेंट जोसेफ कॉन्वेंट से पढ़ी थी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आकर के टॉपर थी। दुनिया के रिसर्च पेपर्स में उनके हिस्ट्री के पेपर्स छपे हुए थे। वो पीएचडी की थी, और दिल्ली छोड़ करके कि बिहार मेरा घर रहा है, इसलिए एडुकेशन को वहाँ सर्व करने मैं जाऊँगा। कब हुई थी हत्या सर उनकी? 2009, आपको 2005-06 में हुआ था, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद हुआ था। और ये हत्या इतना सेंसेशनल हुआ, और तो क्या कहिएगा आप। और उस हत्या के बारे में कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा, कुछ होगा, क्या हुआ उसके बारे में, उसकी चर्चा क्यों नहीं होती है बताइए। ये आप शिल्पी जैन, आप उससे पहले की घटना है, नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ उनके साथ। उसमें आरोप ये था कि संरक्षण था सत्ता का उन लोगों को जिन्होंने वही ना बात है को अंजाम दिया। आप संरक्षण देने की जब बात कहेंगे, तो क्या किसी प्रोफेसर का, जिसका घर पाटलिपुत्रा कॉलोनी में था, अच्छी जगह पे था, और किसी ने बिना संरक्षण के जाके ऐसे ही चोरी में मार दिया उसको। संरक्षण, मैं नाम लेता हूँ आपको कि उस जमाने में, मान लीजिए उस जमाने के जो रंगदार थे, वो शहाबुद्दीन रहे होंगे, चाहे जो लोग, मैं संरक्षण की बात बार बार कहता हूँ। भारत की जो राजनीति है, ये पॉलिटिकल क्राइम का जो नेक्सस है, फ्रेंड,
ये इससे कोई भी पीछा नहीं छुड़ा सकता है। ये रियलिटी है इंडियन पॉलिटिक्स का। तो लालू जी के टाइम में उनका नेक्सस रहा होगा, जिसको मैं कौन होता हूँ डिनाई करने वाला, मैं मानता हूँ कि रहा होगा उनके टाइम में। रहा, उसके तो एविडेंट एग्जाम्पल्स हैं। एविडेंट एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर आपको अनंत सिंह और जो बड़े बड़े दुर्दांत अपराधी हैं, सूरजभान सिंह या आनंद मोहन को जेल से, जो कि कृष्णैया मर्डर केस में उनको जमानत हो गया था, तो उनको जेल से बिना संरक्षण के छोड़वा दिया गया। कहने का मतलब कि आप उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे, आप और राज्यों में भी देखेंगे कि राजनीति के साथ, ठीक है, वो सेट ऑफ गैंगस्टर जो पिछले थे वो नहीं रहते हैं, लेकिन दूसरे सेट ऑफ गैंगस्टर आ जाते हैं और फिर उनका दूसरा कलर होता है। लेकिन ये इंडियन पॉलिटिक्स का रियलिटी है, बहुत बहुत नास्टी रियलिटी है कि यहाँ पर क्राइम और पॉलिटिक्स। ये लालू यादव के टेन्योर में मैं आपसे चाहूंगा कुछ ऐसे एग्जांपल्स आप जरूर हमें बताएं, कुछ किस्से जिन्होंने लालू यादव की जो एक पूरी इमेज थी, जिसमें वो गरीबों के एक मसीहा के तौर पर पूरे भारतीय राजनीति में और विशेष तौर पर उत्तर भारत में नजर आए, उसको इस लॉलेसनेस ने बहुत ज्यादा डेंट पहुंचाया। लॉलेसनेस से ज्यादा देखिए जो डेंट पहुंचाया उनको, वो फॉर्डर स्कैम और करप्शन के चार्जेज इन पर लगे, उसने इनको डेंट पहुंचाया। मैं आपसे ये भी चाहूंगा सर, क्योंकि आपने उस पूरे स्कैम को भी कवर किया है। हाँ। आज के दौर के लड़के जो हैं, आज के दौर के जो बच्चे हैं, वो फॉर्डर स्कैम, चारा घोटाला सुनते ही कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, कि चारा में कैसे घोटाला हो सकता है, था क्या? अगर आप इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर पाएं। ये बेसिकली ये वही ना, आपको कोई वर्ड चल जाता है। बेसिकली ट्रेजरी का स्कैम था। ट्रेजरी से होता क्या था कि बिहार झारखंड उसमें यूनाइटेड था, और 1980s के दशक से ही एनिमल फीड एंड फॉडर, एनिमल के ग्रोथ के लिए स्कीम, सेंट्रल स्कीम था, जिसके तहत बिहार और सारे राज्यों में सेंटर से फंड आता था। उसमें ट्रेजरी से जहाँ जहाँ पर आपको रांची में, दुमका में, जहाँ पर एनिमल फार्म्स और गवर्नमेंट के कंट्रोल में वेटनरी डिपार्टमेंट में रहते थे, उसके फीड फॉडर के लिए जो बजट का एलोकेशन होता था आपको उस डिपार्टमेंट के लिए और एनिमल फीड के लिए, फॉडर के लिए, एनिमल के ग्रोथ के लिए, उसमें से वाउचर, गलत जाली बिल बना करके और एक्सेस विड्रॉल लोग किया करते थे, जो बाद में जाके फ्रॉड कि भाई आपको 1200 सैंक्शन है, 1200 मान लीजिए 200 करोड़ सैंक्शन है, उसमें आपने 1200 करोड़ रुपया ट्रेजरी से आप फालतू बिल बना करके, जाली बिल बना करके कॉन्ट्रैक्टर ऑफिशियल्स के नेक्सस से निकाल लिया आपने, उसमें वो अप्रोप्रिएट नहीं हुआ असेंबली के सेशन में आकर के। तो सीएजी का रिपोर्ट हो गया कि भाई तो फ्रॉडलेंट विड्रॉल हो रहा है। बाद में जांच सीबीआई के वक्त पाया गया कि बहुत सारे जाली बिल उसमें बने होंगे, सैकड़ों लोग उसमें एक्यूज हुए। तो बेसिकली ये ट्रेजरी स्कैम था जो ऑफिशियल प्रोसेस के थ्रू होता था। अच्छा, तो अब आसान नाम है ना, वर्ड चल जाता है कि फॉडर स्कैम, चारा घोटाला। तो अब उसको अपोनेंट क्या किए कि उसको लालू जी के साथ उससे सैकड़ों एम्प्लॉय, आपको मालूम पता है कि नहीं है कि उसमें सैकड़ों एक्यूज अभी भी हैं, उसमें 5-5, 6-6 IAS अफसर जेल में गए हुए हैं, और उसमें फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जगन्नाथ मिश्रा उसमें कन्विक्टेड हैं। तो कटिंग अक्रॉस पार्टी एक तरह से बात तो तेजस्वी ने अभी कुछ दिन पहले भी कही थी। नहीं, कहीं नहीं, बात है ना, तो कन्विक्शन हुआ है उनका। तो एक आदमी का, हाँ, अब चारा घोटाला, लालू यादव, तो इसमें पॉलिटिकल बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन वो बिगर स्कैम था, इसमें कोई डाउट नहीं है। और लार्जर लोग इन्वॉल्व थे, ओवर द ईयर्स चल रहा था ट्रेजरी को मैनिपुलेट करके, और उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जो सप्लायर्स थे, जो ऑफिशियल्स थे, उसमें पार्टिसिपेट किए होंगे, नेक्सस उनका बना होगा, और स्कैम चलते आ रहा था। तो लेकिन उसको देखिए, पॉलिटिकल सिंप्लीफाई करते हैं ना, जैसे अब कोई IAS ऑफिसर सुशील कुमार मोदी या किसी बीजेपी का तो टारगेट नहीं हो सकता है ना। टारगेट तो लालू यादव होंगे, जिसके पास जो राजनेता है, तो उसको ऐसा क्वाइन करते हैं ये लोग कि भाई चलो अब इसमें हमको पॉलिटिकल फायदा मिल जाए और उनकी बदनामी हो। लालू यादव जब जेल में थे इस पूरे चारा घोटाले के आरोप में, तो उस दौरान बिहार सरकार जो है वो चला कौन रहा था? आरोप ये लगे कि जो राबड़ी देवी के 2 भाई थे, उन्होंने उस पूरे कालखंड में इतना उत्पात मचाया, इतना डेंट पहुंचाया कि उसने लालू यादव के पूरे एक इमेज था उसको बहुत टार्निश किया। उस दौर के कुछ एग्जांपल्स अगर आप हमारे साथ वो उसमें टू एन एक्सटेंट, आपने एक हेडलाइन भी उस तौर पे लिखी थी। लिखा था, वो टू एन एक्सटेंट सही बात है कि लालू जी जब जेल में चले गए
ये इल्ज़ाम मैं नहीं मानता हूं कि लालू यादव ने प्रमोट किया अपने ये साधु यादव को और सुभाष यादव को, तुम जाकर रोड पर उत्पात मचाओ, ऐसा नहीं है। रोका भी तो नहीं। हाँ वही ना, अब जेल में चले गए। आप राबड़ी जी थी तो आप उनके एज ए वुमेन उनके वीकनेस को समझ सकते हैं, पॉलिटिकल महिला नहीं थी। और ये जो लोग थे जिसका नाम आप ले रहे हैं, ये लोग उदंड लोग था, ये लोग अच्छे लोग नहीं थे। कौन दोनों? ये उनके परिवार के लोगों का जो आप नाम ले रहे हैं, हमारे मुंह से नाम लेना ठीक नहीं है। सुभाष यादव हाँ, और साधु हाँ, यादव। तो ये लोग जो थे, इन पर तो अच्छा ये लोग करते भी थे, कहीं किसी पदाधिकारी के पास पहुंच जाना, किसी को धमका देना, ट्रेन को साहब अपने प्लेटफॉर्म पर जा करके वहाँ पर अपना दादागिरी दिखाना। तो आईएएस ऑफिसर से हाँ, उनको करते थे, आईएएस ऑफिसर से जाकर उलझ जाना। इस तरह के काम को ये लोग, या सोसाइटी में भी जा करके एक अपना धौंस दिखाना कि हम लालू जी के साले हैं, या जो भी कहिए उसको, इसका फायदा इन लोगों ने उठाया होगा, समझे कि नहीं। लेकिन पेट्रोनेज का जहां तक सवाल है, ये तो लगातार अपने परेशान थे पॉलिटिकल तरीके से ना, पेट्रोनाइज करते होंगे। हाँ, संबंधी तो है, वो कैसे हटा सकते, साले तो उनके थे, राबड़ी जी के भाई तो वो लोग थे, और उनका आना जाना तो था उस घर में। रोहिणी आचार्य की शादी के किस्से बहुत फेमस है। रोहिणी मिश्रा जी के शादी के किस्से जो है कि भाई गाड़ी उठा ले। मैंने कहने का मतलब कि इस तरह के कामों को लालू के नाम पर कोई करता होगा इस तरह का, इसको मैं डिनाई नहीं करता हूँ, करता होगा इस तरह से। लेकिन लालू जी कंप्लीट उसको पेट्रोनाइज करते होंगे या देखते होंगे। देखिए, नाम पर बहुत काम होते हैं। लेकिन सर, आप कह रहे हैं कि लालू यादव इसमें सहभागी नहीं थे, वो रिश्तेदार थे, कर रहे थे। एक किस्सा और है उस दौर का कि एक बड़े डॉक्टर साहब थे, उन्होंने गाड़ी खरीदी थी, वो गाड़ी जो है उठा के ले गए कुछ लोग, बाद में वो गए लालू प्रसाद यादव के पास, क्योंकि उनकी पहुंच वहां तक थी, तो उन्होंने उस गाड़ी को मुख्यमंत्री कैंपस में ही देखा था। देखिए वही ना, अब देखिए दो तरीके से आप फैक्ट को एनालाइज करते हैं। जैसे आपने कोई कहानी सुना, इस बात को किसी से सुना आपने, वर्ड ऑफ द माउथ से कहानी स्प्रेड हुआ, लेकिन इस स्टोरी को एनेक्डोटल है, मैं नहीं जानता हूं कि सही है या गलत है, लेकिन आप इसको एम्पिरिकली प्रूफ नहीं कर सकते हैं ना। तो मैं इस कहानी को इसके आधार पर कि गया, आप बताइए कि कोई चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो योगी जी हों, चाहे नीतीश कुमार जी हों, चाहे लालू यादव जी हों, मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, एक तरीका होता है, कैबिनेट करते हैं, वो जब बैठते हैं तो चीफ सेक्रेटरी के साथ, डीजीपी के साथ, होम कमिश्नर के साथ बैठ के मीटिंग करते हैं, और ऐसे ही ओपन होते हैं। ये पॉसिबल है कि कोई लालू यादव जो है गांव के मुखिया है, पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, कोई गया कि भाई तुम्हारा गाड़ी है, कोई देख, ऐसे कोई सीएम हाउस में जा सकता है क्या? किसी सीएम हाउस के बताइए, ऐसा संभव है? नहीं, लोग कहते हैं उन डॉक्टर साहब की पहुंच अच्छी। अरे पहुंच, वही कहानी है ना कि सब बहुत लोगों की बहुत अच्छी होती है, लेकिन किसी सीएम हाउस में जिस तरीके से आप कहानी सुना सकते हैं, किसी काल में ऐसे कोई जा सकता है क्या? उसका गाड़ी देख लेगा? ये संभव नहीं है। ये सब देख, कहानी चलता है, ठीक है अपना, लेकिन नहीं। तो मैं सर, आपने चूंकि उस टर्म को भी देखा और अभी भी देख रहे हैं, जो लॉलेसनेस की स्थिति है, क्या ये कंपेरेबल है? जंगल राज का टर्म कहाँ से याद हुआ ये तो आपने बताया, लेकिन जो कानून व्यवस्था उस दौर में थी और जो अभी है, इसमें सुधार तो हुआ ही है? नहीं, आपको सुधार हुआ था 2005 से लेकर 2015 के बीच में बहुत सुधार हुआ था। क्राइम 2013 पहले नीतीश कुमार जी के 10 वर्षों 11 वर्षों तक बहुत ही लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया था बिहार में, इसमें कोई डाउट का बात नहीं है। नीतीश जी नज़र भी रखते थे, पुलिस में बहुत सारे रिफॉर्म भी हुए, लेकिन अभी जो आपको विगत 2 वर्षों 1 वर्षों से है, ये बहुत ही लॉलेसनेस की स्थिति थी है। आए दिन मर्डर हो रहे हैं, दुकान लूटे जा रहे हैं, लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो अभी तो बहुत ख़राब हालत है। इसके जो भी कारण हो, अभी आउट ऑफ कंट्रोल है। और इसमें ये 2 वर्षों में जो हुआ है, उसमें लालू यादव के टाइम को आप नहीं कह सकते हैं कि वो बेहतर था और वो खराब था, ये अच्छा है। ये दोनों खराब थे और हैं। ठीक है। जिस लालू यादव ने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस के विरोध से की, वो इमरजेंसी का पूरा दौर, जेपी का आंदोलन, लालू का फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना, क्या ऐसी मजबूरियां रहीं कि लालू यादव को कांग्रेस का साथ जो है वो लेना पड़ा, और फिर ऐसा साथ लिया कि उसके बाद उनके साथ वो कई टर्म तक रहे, और फिर जो लालू यादव जेल में गए, वो
वो जो अध्यादेश राहुल गांधी ने फाड़ा, वो पूरा वाकया हुआ, अगर वो नहीं फाड़ा होता, अगर वो अध्यादेश नहीं गया होता, तो शायद लालू यादव जेल ना जाते उस टाइम। हाँ, सही बात है। देखिए, उस समय जो लालू समाजवादियों की जो लड़ाई थी, तो उसमें कांग्रेस सत्ता में थी। वो लड़ाई किसी इंडिविजुअल से नहीं था। कांग्रेस के डिक्टेटरशिप कहिए, फ्यूडलिज्म कहिए, या कांग्रेस के राज के खिलाफ लड़ाई थी। उस कालक्रम में देखिएगा तो बीजेपी भी इन लोगों के साथ आती थी। 89 का जो इलेक्शन था, तो लालू जी, ये जनता दल विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बनाया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट पार्टियां भी साथ में थी। तो चूंकि लड़ाई आपको कांग्रेस से था, लालू यादव के मजबूरी की बात नहीं है। आपको 90 के दशक के बाद से 2000 आते आते सत्ता नशीन भारतीय जनता पार्टी हो गई, और जो पोजीशन आपको बीजेपी का प्री 90s में था, वही पोजीशन कांग्रेस का हो गया, वो पोजीशन में आ गया। तो फिर से अब जो सत्ता नशीन है उसके खिलाफ लड़ाई हो गई ना। इसलिए एक तरह का जो एक दूसरे से अलग अलग रहते थे उस कालक्रम में, और जो दूसरे के साथ रहते थे, उनका पोजीशनिंग बदल गया। भारतीय जनता पार्टी पहले विपक्ष में थी, तो अब जेपी मूवमेंट से लेकर के और 89 तक वो इन लोगों के साथ रहती थी, राज्यों में भी साथ रहती थी, राष्ट्रीय स्तर पर भी साथ रहती थी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे जैसे ही इसका ताकत बढ़ने लगा, सत्ता नशीन हुई, तो फिर कांग्रेस विपक्ष में गई, तो वही रूप कांग्रेस का हो गया जो कि बीजेपी का प्री 90s में, प्री 80s में था। तो दोनों मिल गए अपना वहां पर, यही बात है। 23 अक्टूबर 1990 ये एक तारीख मात्र नहीं है, बल्कि अभी भी अगर भारत में सेक्युलरिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म का एक पैरेलल ड्रॉ किया जाता है, तो इस तारीख का जिक्र होता है और केंद्र बिंदु में समस्तीपुर आ जाता है। कैसे लालू यादव ने रणनीति बनाई कि भाई मैं रथ रोकूंगा? क्या था उस पूरे प्रकरण की प्लानिंग का हिस्सा? क्योंकि संभावना थी कि शायद यही चीज जो है वो मुलायम सिंह यादव भी करना चाह रहे थे, लेकिन लालू ने उसको कैसे इंप्लीमेंट किया, वो पूरा मैं चाहूंगा इंसिडेंट आप हमें। देखिए, लालू जी, लोगों को लगता है कि आडवाणी जी को उन्होंने रोक दिया, चाहे इस तरह से किया, लेकिन बहुत डरे हुए थे। चूंकि जब सीएम बने थे 1990 में, तो आपको भागलपुर में भयंकर दंगा हुआ। करेक्ट, हाँ। 1989 में, और बिहार के कई जगहों पर दंगे हो रहे थे। हिंदू मुस्लिम वैमनस्य अपने चरम पर था। तो जब इस सीएम बने थे, इनको सबसे बड़ा डर था कि दंगा कहीं पर नहीं हो जाए। अभी तक कितना मेहनत करके हमने इस सामाजिक ताना बाना को फिर से रिस्टोर किया है, भागलपुर में दंगे हुए हैं, दंगा नहीं हो। देखिए, अब जिस दंगे को ख़त्म किया था लालू प्रसाद ने, अपने बहुत मेटिकुलस तरीके से, बहुत काम करके ख़त्म किया था, भाईचारा को स्थापित किया था। आडवाणी जी का जब सोमनाथ से बिहार रास्ते में आया, तो लालू को पहला डर हुआ कि भाई फिर यहाँ दंगा हो जाएगा। ये भय लालू प्रसाद को हुआ, ये नहीं कि भयभीत कर दिए बीजेपी को, ये बहुत बड़ा भय हुआ। और कहीं कहीं पर जाते थे ये, फुलवारी शरीफ, बिहार शरीफ में गए थे, तो हमने दिखाया था उनको लोग टोपी देता था, क्योंकि बाबरी मस्जिद को गिराने के पहले की बात थी ना, बाबरी मस्जिद को गिराना है, एक तरह का मूवमेंट चला हुआ था ना कि बाबरी मस्जिद को तोड़ना है, कार सेवा करना है, ही करना है। तो उसमें मुस्लिम भी डरे हुए थे कि भाई गिरावेंगे, डिस्ट्रक्शन होगा, तो क्या पता नहीं यहाँ पर किस तरह का बवाल खड़ा हो जाएगा, कौन जानता है, अपने ही लोग कंट्रोल में नहीं रहेंगे। तो लालू यादव जब मुस्लिम बस्तियों में जाते थे, तो ये टोपी होता है उन लोगों का गोल, तो वो लालू यादव को गिफ्ट करते थे कि मेरा टोपी जो है ये आपके हाथ में है, मेरा इज्जत जो है आपके हाथ में है। तो डरे हुए थे लालू प्रसाद। तो आडवाणी जी के रथ यात्रा के पहले ही ये गए आडवाणी जी के पास, अच्छा, कि भाई आप सरकार में हैं, आप इसको मत निकालिए, आप निकालिएगा तो हमको बाध्य होकर उसको रोकना पड़ेगा, आपको अरेस्ट करना पड़ेगा, इसलिए कि फिर दंगा हम नहीं चाहते हैं वहाँ पे। और बहुत जगहों पर भाषण वगैरह ही देते थे, लेकिन आडवाणी जी का अपना प्रोग्राम था, वो नहीं रुके। जब उनका पता चला लालू जी को कि भाई नहीं रुक रहे हैं, आ रहे हैं, तब तो भाई पुलिस इनके पास थी, डिस्ट्रिक्ट डीजीपी तत्कालीन, अभी आपको जो आर के सिंह जो उसमें जो केंद्रीय मंत्री हैं, ये
पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे और पटना के डिस्ट्रिक्ट में शायद कमिश्नर रैंक पर पहुंच चुके थे और पदाधिकारियों को बैठा करके उन्होंने कहा कि भाई हम रोकेंगे इनको और इनको अरेस्ट कर लीजिए आप लोग, कोई उपाय नहीं है, इसलिए कि जब जाएंगे तो कहीं दंगा हो जाए, कहीं फसाद हो जाए, इसलिए उत्तर प्रदेश में जहाँ पर अयोध्या है उसके पहले ही हम लोग रोक लेते हैं इनको। तो वो स्ट्रेटजी बनाया और समस्तीपुर में जा करके अरेस्ट हो गए, फिर मसानजोड़ में। हाँ, ये सबसे बड़ी बात हुई कि आडवाणी जी जब अरेस्ट हो गए बिहार में, यूनाइटेड बिहार था, तो बिहार में कोई लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट नहीं हुआ। जो अफसर, जो हिंदू, चाहे जो भी उनकी भावना जो देख रहे हैं, कहीं कुछ नहीं हुआ। लोगों ने कहीं कुछ विरोध लेकर के आडवाणी जी के पक्ष में या बीजेपी के पक्ष में उस समय नहीं आया। तब लालू जी को एक बल मिला कि लोगों का ताकत जो है हमारे डिसीजन के साथ है। अब फिर चुनाव हुआ बाद में 1995 में, तो लैंडस्लाइड विक्ट्री से लालू प्रसाद जीते। तो एक तरह से पीपुल का क्या आपको इनमें ये भी आशंका थी कि कहीं, क्योंकि उस दौर में हम देख रहे थे कि समाजवाद के दो नेताओं के बीच में प्रतिस्पर्धा थी, दो पैरेलल स्टेट्स में, मुलायम सिंह यादव एक तरफ, लालू यादव एक तरफ, और मुलायम सिंह ने भी बहुत हद तक ये क्लियर कर दिया था कि मैं तो रोक ही दूंगा इस यात्रा को जब ये मेरे यहाँ आएगी। तो वो उनको मौका नहीं देना चाह रहे थे। क्या ऐसा भी कोई सेंस था उनमें कि पहले मैं ही बाजी मार लूं? नहीं, ये भाई नेताओं का तो होता है, राइवलरी भी चलता है, एक पार्टी में भी रहते हैं तो एक स्ट्रीम में भी रहते हैं, तो पॉलिटिकल एम्बिशंस तो होते होंगे, वो एक स्टोरी के रूप में आप बना सकते हैं। लेकिन जो अगर बिहार के बैकग्राउंड में आप जाइएगा ना, तो आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। वो नहीं चाहते थे दंगे हो, वो नहीं चाहते, डरे हुए थे कि दंगा हो जाएगा। जी ठीक। लालू प्रसाद को लोग इतना धारने वाला नेता समझता है, वो है ठीक है, लेकिन हम लोगों ने नज़दीक से देखा था कि बहुत भयभीत थे कि भाई यात्रा चलेगा, दंगा उंगा हो जाएगा। हम तो अपने ही 89 के दंगे के बाद से आए हैं, अपने भी फ्रेजाइल स्थिति में थे ना, उनकी मेजोरिटी की सरकार नहीं, तो उन्होंने कॉस्ट किया, बीजेपी के सपोर्ट से वो सरकार थी। करेक्ट, हाँ। तो डरे हुए थे कि अगर कुछ उत्पात हो गया, लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट हो गया, ठीक है, तो हम पूरा खत्म हम हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने किया ऐसा। अभी एक सवाल का, जब हम कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि माफिया और पॉलिटिकल पार्टीज का जो गठजोड़ है, ये आरोप लालू यादव पर बहुत ज्यादा लगा 90 के दशक में, और उन्होंने कई ऐसे बाहुबलियों को जो कि बंदूक और गोली की भाषा बोला करते थे, उन्होंने खादी दी, और उसके बाद वो सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे और वहां तक पहुंचे कि वो सांसद तक बने। शहाबुद्दीन से पहली बार कब मिलते हैं लालू यादव, और कैसे उनकी नज़दीकियां इतनी बढ़ गई शहाबुद्दीन और लालू यादव की कि एक समय ये कहा जाने लगा कि अगर लालू यादव दिल्ली का रुख करेंगे तो वो बिहार जो है वो शहाबुद्दीन को सौंप सकते हैं? देखिए, ये सब कहानी, जहाँ तक गैंगस्टर का सवाल है, आपको नहीं मालूम होगा कि मैसेकर और गैंगस्टर जो है बिहार के इंटीग्रल पार्ट पहले भी रहे हैं। आपको कामदेव सिंह का जरूर नाम सुने होइएगा, जो बहुत बड़े मैंने गैंगस्टर थे अपने ज़माने के, और औरंगाबाद में 1970 के दशक में पहला बूथ लूट का, सत्येंद्र नारायण सिन्हा के टाइम में बूथ लोग लूटते थे वहाँ पर। मैसेकर भी, नूनही नगमा, दलेलचक बखौड़ा, दमुहा खगड़ी, इतने मैसेकर आपको 80 के दशक में सब होते चले आ रहे थे। तो ये आप नहीं कह सकते हैं कि लालू यादव या कोई जगन्नाथ मिश्रा भी कोई एक आदमी जो है वो पैटर्न था माफिया के इमरजेंस का। वो एक हिस्टोरिकल प्रोसेस, सोशल प्रोसेस था जो कि बिहार में था पहले। शहाबुद्दीन से कब मिले लालू? शहाबुद्दीन से बता रहे हैं कि 1990 में शहाबुद्दीन आपको विधायक बन गया, वो इंडिपेंडेंट पहले जीता, वो 85 में या 90 में वो इंडिपेंडेंट जीता, वो किसी पार्टी, सिवान से, पॉपुलर था वो। और उसका इमरजेंस हुआ कि वहाँ पर सिवान में सीपीआई लिबरेशन एक पार्टी, आप जानते होइएगा, तो उस समय वो अंडरग्राउंड था और नक्सलाइट पार्टी है, और उसने ज़मीन के लिए, ज़मींदारों के खिलाफ में आंदोलन करता था, और वो उसके रक्षक के रूप में वो इमर्ज किया शहाबुद्दीन जो है। और उस वहाँ के जो राजपूत, जो बड़े बड़े जातियों के पास ज़मीन था, भूमिहार ब्राह्मण जो भी कहिए, उनको पेट्रोनाइज करता था, फिर मालिक के लोगों को क्रश करता था। वो गैंगस्टर था, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। अब लालू यादव, हाँ, पॉपुलर था, इंडिपेंडेंट चुनाव जीत गया, बाद में राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गया। तो पॉपुलर नेताओं को उस स्ट्रीम के जो भी सत्ता में होते हैं ना, वो पेट्रोनाइज करने का उनका स्वभाव हो जाता है। तो लालू यादव ने इतना ही किया कि वो पॉपुलर था, उसको उन्होंने पेट्रोनाइज किया, इसमें कोई डाउट का बात नहीं है। और
इसमें कहीं से जस्टिफिकेशन, लालू प्रसाद जी शहाबुद्दीन को बहुत मानते थे और शहाबुद्दीन भी इनका इज्जत करता था, वो पेट्रोनेज था उसको, इसमें से कहीं से कुछ डिनाई करने की बात नहीं है। कई कॉल्स भी आए जब जेल में शहाबुद्दीन थे, इस दौरान लालू यादव ने भी बात की उनसे। शहाबुद्दीन जब जेल में थे तब भी लालू के वो लगातार संपर्क में थे, ऐसे कई रिकॉर्डिंग्स भी आए। मैं एक चीज़ और मैं अपनी क्यूरियोसिटी के लिए पूछ लेता हूँ, अभी एक मसरख जगह है वहाँ, प्रभुनाथ सिंह करके सांसद है, उनके छोटे भाई का अभी कुछ दिन पहले देहांत हुआ। तो मेरी ये जिज्ञासा थी कि ये कौन है ये प्रभुनाथ सिंह, और लालू यादव के साथ क्या इनकी कभी अदावत भी रही, ये थोड़ा मैं हाँ, वो देखिए प्रभुनाथ सिंह भी एक स्ट्रॉन्ग आर्म पर्सन है, वो हथियार वाले, और उनका भी एक दबंग के रूप में इमेज है वो आपको। लेकिन राजनीति में बहुत पहले से है। चंद्रशेखर जी जो थे जनता पार्टी के प्रेसिडेंट थे, उस समय से वो लोग राजनीति में है और मूलतः समाजवादी राजनीति में वो लोग है। आनंद मोहन भी उसी स्ट्रीम से आते हैं। तो बाद के दिनों में ये उस पार्टी में रहे, फिर से नीतीश कुमार जब अलग हुए तो नीतीश कुमार जी के जेडीयू में भी रहे, और हत्या में और इस सब क्रिमिनल इंसिडेंट में उनका नाम तो आते ही रहता, क्योंकि गैंगस्टर तो थे ही, दबंग आदमी थे, हथियार वाले तो थे ही। लेकिन वो रहते थे ही दोनों में ही, या तो नीतीश कुमार के साथ है या लालू यादव के साथ है। तो एक बार चुनाव महाराजगंज का वो जेडीयू के टिकट पर भी जीते हुए हैं ना, एक बार या दो बार जनता दल समता पार्टी में भी थे वो, अभी वो लालू यादव के साथ वो हैं। तो हम आपको कहने का मतलब है कि ये जो लोग, इस तरह के जो एलिमेंट होते हैं, वो हर कालक्रम में उस नेक्सस के पार्ट होते हैं, चाहे वो नीतीश जी का शासन हो, चाहे लालू जी का शासन हो। उस रूप में आप उसको नहीं देख सकते हैं कि ये लालू जी के साथ हैं और नीतीश जी के साथ नहीं है, उस सबों के साथ रहते हैं और सत्ता उनको चाहती है। अब मैं एक चीज़ और, चूंकि आपने लालू परिवार को बहुत करीब से देखा है, ये जो भाई बहन हैं राबड़ी देवी के तमाम जो बच्चे हैं लालू राबड़ी के, इनके बीच का इक्वेशन कैसा है सर? देखिए, अब उस तरह से तो भाई बहनों के बीच में हम उतना हमको एक्सेस नहीं, हम कोशिश भी नहीं किए हैं। मेरा रिश्ता जो है, मैंने एक जर्नलिस्टिक रिश्ता जो है बायोग्राफर का, वो लालू जी से बहुत नज़दीक। उस दौरान आपने उनके फैमिली के साथ? फैमिली के साथ से ज़्यादा लालू जी के साथ समय मैंने बहुत ज़्यादा गुजारा है। जेल में भी उनसे मिले हैं, अब एशियन हार्ट हॉस्पिटल में थे, वहाँ भी जाकर मिलते थे। ये बहुत अच्छा आपने जिक्र कर दिया एशियन हार्ट हॉस्पिटल का, क्योंकि मेरे रिसर्च में एक तारीख है, इस एशियन हार्ट हॉस्पिटल अगस्त 21, आप मुंबई पहुँचे, वहाँ आपको एक व्यक्ति मिला, उस व्यक्ति को आपने किससे मिलवाया हॉस्पिटल में, और वो पूरा इंसिडेंट मैं चाहूँगा आप ज़रूर बताएं। आप देखिए, वो एक कोई अंसारी था, हमने एयरपोर्ट हवाई जहाज से उतर करके और एक ऑटो पर हम बैठ गए। तो जर्नलिस्ट का ऐसे भी हम लोगों का आदत होते कि लोगों से बात करते थे। टेम्पो वाले से पूछा कि भाई हमको एशियन हार्ट हॉस्पिटल में ले चलो, तो उसी ने कहा, जबकि था उदेवरिया का, कि उसमें तो लालू जी जहाँ रहते हैं। अच्छा। तो भाई एशियन हार्ट हॉस्पिटल बम्बे में इतना बड़ा हॉस्पिटल है, लालू जी थोड़ी केवल उसमें होंगे। लेकिन वो खुद ये था कि उसको पता था पहले से कि लालू जी रहते हैं, तो मुझे हाँ भाई वहाँ तो रहते हैं, हम उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। हमारे मुंह से भी निकल गया। तो वो टेम्पू किनारे करके रोक दिया कि सर हमको मिलवा दीजिए उनसे। तो हमको अमिताभ बच्चन से मिलना हो और लालू जी से मिलना हो तो हम लालू जी से मिलेंगे, अमिताभ बच्चन से नहीं मिलेंगे, हमको बहुत मिलने का मन है। अच्छा। तो हमको लगा कि भाई इसको टेम्पू वाला है, कैसे हम मिलवा देंगे। वो हॉस्पिटल में पता नहीं किसका, हम पहली बार मिलने गए थे, मेरे बीमार होने के बाद से वहाँ पे किताब भी लिख रहे थे, तो कैसे मिलवाएंगे, क्या करेंगे। वो अपना सिगरेट किसी पन्ना पर लिख करके हमको अपना नंबर दे दिया। हम पहुँचे हॉस्पिटल में, बहुत बात हुई, हम भूल गए कि भाई कोई टेम्पो वाला दिया था। लालू जी हॉस्पिटल में भी थे, तो बहुत सारे नेता वोता बाहर इंतजार करते रहते मिलने के लिए, उनके पास लोग जाते थे ना। तो जब उठने के वक्त हम उनको बोले कि भाई देखे ना, टेम्पो से आ रहे थे और ये एगो दे दिया नंबर आपका। कौन था?
आपने बताया कि ऐसे ऐसे। हम जैसे है भोला नंबर लगाओ उसका कहाँ है। अब सब जो बाहर के लोगों को बोल दे कल हमसे मिलने आएगा। हमको भी आश्चर्य हुआ कि भाई ये खोजने लगे उस आदमी को। ईद बकरीद का टाइम था, बकरीद का ही दिन। हाँ बकरीद का दिन था, तो वो बोले कि भाई ये ले आओ, ये आज बकरीद का दिन है, तुम आओ हम तुमसे मिलते हैं। अपना रुमाल उमाल में कुछ अपना मटन उटन वो लाया, रोने लगा वो कि हमको तो भाई भगवान के का ये है कि ये मिल गया। लालू जी भी पूरा उससे लगे तुमको कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। क्यों, तुमको मिलने में क्या दिक्कत है हमसे, तुमसे हम मिलेंगे, चलो बना के खाओ हम भी खाते हैं। तो अब उसको उसको रुलाई आ रहा था कि किस तरह के आदमी है। तो लालू जी का स्वभाव, तो उस स्टोरी को मैंने किताब में नहीं लिखा था, लेकिन सेपरेट टेलीग्राफ अखबार में मैंने उस स्टोरी को लिखा था। और हमको भी एक रिवोल्यूशन हुआ कि लालू यादव किस तरह के आदमी हैं। जिस तरह से बात करते थे, आपको नर्सेज से डॉक्टर से पूछते थे कि तुम्हारे पापा कैसे हैं, तुम्हारी मम्मी कैसी हैं, या आम ले आओ वहाँ पर हम खाएंगे, उनको मना रहता था आम वहाँ पर खाना। तो वो व्यक्तिगत रूप से बड़ा सहज आदमी है लालू साहब। उस दौर के बारे में आपको लालू यादव ने क्या बताया जब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी उनसे छूट गई, मतलब बहुत करीब तक पहुंच गए, क्या आपसे बताया लालू यादव ने? जो ऑन रिकॉर्ड है उन सब से इतर किसने टांग अड़ा दी, किसी ने टांग लालू जी के लिए नहीं। देखिए 96-97 का ये सब वाकया है, जबकि जनता दल चुनाव जीत गया, तो उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह बनना नहीं चाहते थे। अब मान लीजिए कि उसमें ज्योति बसु सीपीएम के थे, बीजेपी से ये लोग अलग हो गया था, मुलायम सिंह यादव इधर थे, देवेगौड़ा जी जो बाद में बने, लालू यादव। तो इस सारे नेताओं में आपको खास करके जनता दल के स्ट्रीम में लालू यादव जी प्रेसिडेंट थे जनता दल के, और सबसे मजबूत नेता थे। इनके रास्ते में आना बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन हमको अपने अध्ययन से पता चलता है जो एलिगेशन फॉर्डर स्कैम वगैरह का था ना, ये इनके रास्ते को कहीं ना कहीं से कमजोर किया। हाँ, देवेगौड़ा जी को बनवाने में लालू यादव का बहुत पाइवोटल रोल था, जिसमें मुलायम सिंह जी को लगा कि लालू चाहता तो हम बन जाते, जो कि बन भी जाते हो। तो लालू यादव का अपने डिजायर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मुलायम सिंह जी को लगा कि हमको ये नहीं बनने दिए लालू जी। बाद में राधिका रामशेषन को इंटरव्यू में लंबा चौड़ा मुलायम सिंह जी ने बनना चाह रहे थे लालू। हाँ, मैंने देवेगौड़ा को बना दिया तो मुलायम सिंह यादव जी ने, लालू यादव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुलायम सिंह जी ने लंबा एक इंटरव्यू दिया, जिंदा थे, कि भाई लालू ने नहीं चाहा इसलिए हम नहीं बने। लेकिन हम भूल गए उस बात को, हम आगे बढ़ गए उसमें। लालू हैज ऑल्सो मूव्ड ऑन, इसमें कोई हमको कोई भी मलाल नहीं था उसको। हम मलाल वही बोले कि हमको कोई मलाल नहीं कि नहीं बनने दिया, लेकिन हम बन सकते थे अगर लालू हमको सपोर्ट उस समय किया होता तो। लेकिन ये बात थी। ठीक है। मैंने वो बहनों भाइयों के इक्वेशन का सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि अभी लालू यादव ने एक निर्णय लिया और अपने बड़े बेटे को उन्होंने पार्टी से निष्कासित किया। आपको क्या लगता है इस प्रकरण पर? जो शादी उनकी करवाई गई, आप गए थे क्या बड़े बेटे की शादी में? नहीं, हम किसी मिश्रा जी वगैरह की शादी में गए थे, लेकिन बेटों की शादी में हम नहीं गए। तेजस्वी ने तो अपने शादी किया। हाँ। इस शादी में हम थे पटने में, लेकिन लालू जी ने बुलाया भी था हमको, लेकिन हम नहीं गए थे, दूसरे दिन गए थे। पॉलिटिकल प्रेशर वाली शादी थी ये? नहीं, हमको नहीं लगता था कि पॉलिटिकल प्रेशर इस तरह से कोई काम किया होगा। उस कालक्रम में, उस तत्कालिक स्थिति में दारोगा राय जी के बेटे थे, चंद्रिका राय उनकी बेटी पुत्री हैं। और एक भाई होता क्या है कि जिस बैकग्राउंड से आप आते हैं तो उस तरह के बैकग्राउंड में लोगों को खोजते हैं। लालू यादव और बेटियों के शादी तो थे, तो शादी सही तरीके से। पूरे प्रकरण के बाद तेज प्रताप जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा कि ये निर्णय मेरे पिताजी का नहीं है, ये निर्णय पिताजी थोड़ी ट्विटर चलाते हैं, उनको थोड़ी पता होगा, उन्होंने जो लिखा है कि पार्टी से निष्कासित किया जाता है 6 साल के लिए। इशारा आपको क्या लगता है किस पर था उनका? नहीं, हमारा देखिए, हम इस पे तो एक तो उनका बहुत इतना निहायत मामला है ना पारिवारिक, इतना ओपन में आ गया। नहीं, ओपन में आ गया, लेकिन ये ट्विटर में, फेसबुक पर ओपन। आपको क्या लगता है लालू यादव ये निर्णय कर सकते हैं कि वो अपने बेटे को? हमको लगता है कि इतना आपने उनको इतने करीब से देखा है? हमने करीब से देखा है, लेकिन लालू यादव जी अपने बेटा बेटी में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करता ही, मैं कह सकता हूँ कोई बेटी उस भावना उनमें नहीं है। हाँ, ये जो अब प्रकरण है ना,
ये बहुत ही निहायती पारिवारिक बड़ा इंटरनल मामला है। मैं सही बता रहा हूँ कि इसका एक्सेस मेरे पास नहीं है, मैं वास्तविकता नहीं जानता हूँ इसमें। हमको बिना वाकिफ बिना हुए हमने कभी तेज प्रताप से बात नहीं किया है, तेजस्वी से भी हमने इस इशू पर कोई बात नहीं किया है। मिसाल मिले तो जरूर है कि इस तरह बात हम नहीं किए हैं, इसलिए हमको मालूम जो है ये है नहीं। और लालू जी से जब मैंने बात किया है इस इशू पर कोई भी चर्चा हमको मौका नहीं, इधर तो मिलते भी नहीं और कम मिलते हैं, तो नहीं। तो निहायती कुछ पटना के आरजेडी के नेताओं से मेरी बात हुई, हाँ। तो उन्होंने बोला कि आज की आरजेडी वो आरजेडी नहीं है जो लालू की आरजेडी थी। लालू की आरजेडी में लालू यादव तक सभी कार्यकर्ताओं का एक्सेस था, कोई बात थी, कुछ था। आज की आरजेडी में भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से लालू चुन लिए गए हों, लेकिन जो तमाम पावर है वो तेजस्वी के इर्द गिर्द सेंट्रिक हो गया और उनके कुछ बहुत लॉयलिस्ट हैं जो उन तक एक्सेस को कंट्रोल करते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, वो जो लालू प्रसाद जी थे, वो तेजस्वी जी तो जनरेशन शिफ्ट है और बहुत सारे तरीके भी शिफ्ट हुए हैं, और दोनों का इमर्जेंस, ऑफ कोर्स उनके बेटे हैं, लेकिन उनका दोनों का राइज और ऑपरेशंस बिल्कुल डिफरेंट है ना, बैकग्राउंड डिफरेंट है उन लोगों का। तो मैं यही कहूँगा कि अगर पुराने लोग फील कर रहे हैं कि भाई हमारा एक्सेस उस तरह का नहीं है लालू प्रसाद के ज़माने में, जो लोग कहते हैं कि जैसे लालू के टाइम में उनके कंटेम्प्रेरीज भी उन्होंने पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग खड़े किए जो अपने आप में एक आइडेंटिटी खुद में बने, जैसे अब्दुल बारिक सिद्दीकी हुए, शिवानंद तिवारी हुए, जगदानंद सिंह हुए। अभी की आरजेडी में ऐसा कोई नाम नहीं नजर आता है। तो अभी इस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं हम कह सकते हैं। हाँ, मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि लालू प्रसाद जी का जो एक्सेसिबिलिटी था, ये आसान नहीं है उसी तरह का एक्सेसिबल होना, समझे कि नहीं। अब और तेजस्वी को इसका प्रयास करना पड़ेगा कि भाई लोगों को इस तरह के ग्रीवांसेस नहीं रहें कि हम मिलें उनसे। इसका मैकेनिज्म एडॉप्ट करना पड़ेगा, उस लालू के उस लिगेसी को कहीं ना कहीं से उसमें एक्यूमें लगा करके एक्सेसिबिलिटी कि लोगों को शिकायत नहीं हो कि नहीं मिलते हैं। इसका उपाय तेजस्वी को करना पड़ेगा। ये फैक्ट है कि आसान लालू यादव बन जाना नहीं है। अब पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें तेजस्वी जो है वो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, कुछ सीटें कम रह गई, सबसे बड़ी पार्टी चुनाव में आरजेडी बनी और जो कैंपेन तेजस्वी ने किया उसकी चर्चा पूरे भारत में हुई। उस चुनाव के हार के बाद आपकी तेजस्वी से मुलाकात हुई? हाँ, हुई है। क्या निष्कर्ष निकला और उससे क्या सीखकर इस चुनाव में आपको लगता है तेजस्वी को अलग करना चाहिए? देखिए, बहुत अलग करने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है। तेजस्वी यादव की जो पार्टी थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में 2020 में इमर्ज हुई। लालू जी जेल में थे उस समय, और आपको CPI-ML और पार्टियों से उनका कांग्रेस से अलायंस था, तो उसको बहुत ही एफिशिएंटली उस इलेक्शन ने तेजस्वी को एक लीडर के रूप में एस्टैब्लिश किया। बिकॉज लालू जी उनके फादर जेल में थे, वो नीतीश कुमार जी तो बीजेपी के साथ थे, और मोदी जी, नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर थे, 32 मीटिंग किए थे, अकेले उन्होंने कैंपेन किया था, एम्प्लॉयमेंट देने का नारा दिया था, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में इमर्ज किया था। अब 10-12 सीटों से पीछे रह गए, तो हमको लगता है कि नया कुछ करने से ज़्यादा उसको फॉलो अप करने की जरूरत है। कांग्रेस को कम सीट देने की जरूरत नहीं, कांग्रेस को कम सीट, ज़्यादा सीट, वो बहुत इंटरनल मामला हो गया। हमारे आपने किस लिए उसमें अच्छा किया? आपने इसलिए कि आपने एम्प्लॉयमेंट देने की बात की, आपने रियल इशू की बात किया, आपने प्राइस राइज खत्म करने की बात की। उस इशू पर आप उसको फॉलो अप कीजिए, स्टिक कीजिए, उस इशू डेविएट मत कीजिए लोगों को, जो कि तेजस्वी यादव कर रहे होंगे। और जो आपका सोशल जस्टिस का जो इक्वेशन पॉलिटिकल है, आपने VIP को लाया है और भी लोगों को ला रहे हैं, तो हमको नहीं लगता है कुछ डिफरेंट करने का बात है। अपने जो कहा है उसको और मैग्नीफाई, एम्पलीफाई करने का जरूरत है उनको। एक आखिरी सवाल से इस चर्चा को हम समाप्त करेंगे। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है बहुत सर, क्योंकि आपने बिहार की राजनीति को लंबे अरसे से कवर किया है। कई जानकार ये भी कहते हैं कि चुनाव पश्चात मान लीजिए NDA की जीत भी हो गई, लेकिन जो चर्चाएं इस वक्त हवा में हैं कि नीतीश कुमार की तबीयत दुरुस्त नहीं है, और बीजेपी कुछ महाराष्ट्र जैसा अगर बिहार में करती है और नीतीश के पास कुछ वैसा मैंडेट आता है जिसमें बिना उनके सरकार ना चल सके,
तो क्या नीतीश फिर से भतीजे को ही मौका देंगे? हमको नहीं लगता कि नीतीश जी इस पोजीशन में रहेंगे। 2020 वाली पोजीशन नीतीश कुमार जी की नहीं रहेगी। और मेरी अपनी समझदारी है कि बियॉन्ड नवंबर जो चुनाव हो रहा है जी, उसमें एनडीए अगर सत्ता में आती है तो बीजेपी उसको महाराष्ट्र की तरह बहुत मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, वो आराम से उसी जेडीयू बीजेपी मिला करके वो सरकार, अभी जेडीयू पूरे कंट्रोल में है बीजेपी के। हाँ, तो आप कह रहे हैं पार्टी मर्ज हो जाएगी? मर्ज नहीं होगा या होगा ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन जितनी मेहनत आपको महाराष्ट्र में करना पड़ा था, क्योंकि शिंदे होशो हवास में है वो, और नीतीश जी का वो, हाँ 20 पहले के नीतीश कुमार जी रहते, अभी ये कुछ दूसरा खेला हो जाता। लेकिन नीतीश कुमार जी उस पोजीशन में नहीं है। अगर एनडीए जीतती है, जिसको हम नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानता है, तो हमको लगता है कि ज़्यादा स्मूथ रहेगा बीजेपी के लिए कि सीएम जिसको चाहे वो बना दे और वो बन जाए। और नीतीश कुमार जी का भविष्य में 2020 नवंबर चुनाव के रिजल्ट के बाद नहीं देखता हूँ मैं। नहीं देखते ना। बहुत शुक्रिया नलिन सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो बोले बिहार के इस चौथे एपिसोड में हमारे साथ नलिन सर थे और नलिन सर ने हमें बताया कि आखिर कैसे ये जो आरजेडी की पूरी विचारधारा है, जिसको लालू यादव ने एक ऐसे वृक्ष के तौर पर खड़ा कर दिया है जिसके नीचे खड़े होकर तेजस्वी इस बार मुख्यमंत्री की जब दावेदारी कर रहे हैं, तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो उस लालू यादव की लेगेसी को आगे बढ़ाएं, कैरी फॉरवर्ड करें और बिहार की सत्ता को हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ एनडीटीवी पर जुड़ने के लिए।